बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो हम सबों को आज उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर अभी 10 मिनट बाद जुड़ेंगे, तब तक हम लोग समय व्यतीत करने के लिए एक क्विज करते हैं। कल परसों की बात है, मेरे क्लिनिक में एक लेडी आई। ठीक है, गला को पूरा गमछी से, कपड़ा से ढके हुए, बोली मेरा आवाज बैठ गया है, गले में कान की तरह चुभ रहा है, पानी पीते वक्त और दर्द होता है। रात तक तो ठीक ही थे, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। बहन आई थी, वो भी चली गई। अंदर से बहुत घबराहट, बेचैनी लग रहा है। कोई साथ रहता तो ठीक रहता। मन कर रहा है काम नहीं करे, सो जाए। पता नहीं क्यों इतना आराम करने का मन कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग इसको तब तक एनालाइज कीजिए। फिर सर आते हैं तो हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। और इसमें हम लोग परिचय कर लेते हैं। बारी बारी से आप लोग माइक करके अपना अपना परिचय दीजिए, कौन कहाँ से है। जैसे मैं पटना बिहार से हूँ। हेलो, आई एम डॉक्टर सुशील कुमार पांडे फ्रॉम यूपी, सहारनपुर। हम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, जी डॉक्टर समीर नाडगौड़ा, पूना से। जी, वेलकम सर। हेलो। जी हेलो। जी हाँ, मैं बोलिए। डॉक्टर रागिनी राउत फ्रॉम पुणे। हाँ, मैं पुणे से जी, हूँ, डॉक्टर रागिनी राउत। वेल वेलकम मैम। नमस्कार। यस, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर जी सुशील कुमार पांडे सहारनपुर से, यूपी। जी, वेलकम सर। जी वेलकम, आप सब गुड मॉर्निंग। और हम लोग 9 जन हैं अभी ऑनलाइन। केस एक बार और नरेट करेंगे क्या? आज ओके। गला को कपड़े से ढक के हुए आई। ठीक है, जी बोली आवाज बैठ गया है, मतलब आवाज नहीं आ रही है। गले में कांटे की तरह चुभ रही है पानी पीते वक्त। रात तक तो ठीक ही, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। बहन आई थी, उस सारा एक लाइन में बोली है। बहन आई थी, वो भी चली गई। अंदर से बहुत घबराहट, बेचैनी लग रहा है। कोई साथ रहता तो ठीक रहता। मन कर रहा है काम नहीं करे, सो जाए। पता नहीं क्यों इतना आराम करने का मन कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। बस इतना बोल के चुप हो गई। और सिंगल डोज सिंगल रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर मैं बता दूंगी। एक गीतू कंबोज मैम है, वो कहाँ से है? हेलो गीतू जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैं फाजिल्का मॉर्निंग। पंजाब से हूँ। अच्छा जी, फाजिल्का पंजाब से। हाँ सत जी, श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। और कोई कुछ अगर अपना बताना हो अपने बारे में, या केस के बारे में, या मेडिसिन वगैरह कुछ भी, अगर तो आप तक बोल सकते हैं, जब तक सर आ नहीं जाते हैं। प्लीज।
हेलो सुशील सर। जी यस, बोलिए। जी आप कुछ अनुभव बताएं अपना। ऐसे केसेज में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लैक्टोसिस पे स्क्राइब करता हूँ, काफी बढ़िया रिजल्ट आता है। लैकेसिस। हाँ, क्विक रिजल्ट आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी तो एनालाइज करने के बाद वो अलग बात हो जाती है, लेकिन बहुत सारी जी जब रश होती है तो मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है। जी 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 हाँ, लैक्सिस का तो गले पर बहुत अच्छा एक्शन है ही, मेरा भी अनुभव है। जी, बाकी जो है मैं एनालाइज करके माइंड मेथड से करता ही हूँ, लेकिन इस जी तरह जी। भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम्म। और सही ये सही। मुझे सही बात है। मुझे बहुत बहुत मतलब निराश कम किया है, जी 90% जी फायदा पहुंचाया है। जी 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 बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। जी, जी आपका जो है पहले भी ग्रुप में आपका चलता रहता था क्लास, जी जी मेरे जी ख्याल, और वो बहन मैं सुनता रहता हूँ। जी बाकी जो माइंड मेथड से हम चल रहे हैं, अब तो फिजिकल पे जी जी ना के बराबर जाते हैं। जी हाँ। तो जब से माइंड मेथड से हैं हम लोग, तब से तो इतना क्विक रिजल्ट आ रहा है कि जिसका जवाब नहीं है। सही सही बात है। और ग्रेव से ग्रेव कंडीशन, बस थोड़ा सा ऑब्जर्विंग, एक दो बातें पूछी, सही हुआ और जी अपना। जी तो मैं हाँ। यही कहूंगा माइंड मेथड से प्रैक्टिस करने वालों को कि धीरज से काम लें। और मैंने जी एक जी चीज, रिपीटिशन पे थोड़ा ध्यान दें, जी बहुत जल्दी बात करें। जी हाँ बिल्कुल। जल्द आपका केस सारा बढ़िया, आपने केस टेकिंग किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ और जो अनुभव किया हूँ, जी सारा काम बिगड़ जाता है रिपीटिशन के चक्कर में। हाँ, रिपीटेशन से बहुत बार बना हुआ केस बिगड़ जाता है, ये मेरा भी अनुभव है। हमारे होम्योपैथ इसका घाटा उठा रहे हैं। बस जी हाथ जी पे जितना रखेंगे, लाभ उतना ही ज्यादा मिलना। जी सही बिल्कुल। से पहचान करें कब रिपीट करना है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जी अदरवाइज ने कुछ कहा, एक दो नई मेडिसिन की बात बता दी, तो वो जी तुरंत दूसरी मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं। जी यहाँ पे नहीं, एक्सपल्सन फेज में ऐसा कई बार अप डाउन होगा, थोड़ा धीरज जी रखें। जी बिल्कुल। और वहीं पे रिपीटिशन बिना मतलब का हो जाएगा तो गया केस खत्म। सही सही बात है। ये जीती हुई मैंने, बाजी हार जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जीती बाजी हार जाते हैं, जीती जी बाजी हार जाते हैं अपनी जी थोड़ी हाँ। सी अजीबता के कारण, इम्पेशंस के कारण। जी हाँ। हमें ये सीखा, मरीज के कहे से मत चलिए, रिपीटिशन में अपने हिसाब से चलिए, मरीज तो पता नहीं क्या, कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, जितने अपने सेंस ऑर्गन सबको खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। जी क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या छिपा रहा है, क्या दिखा जी रहा है, क्या नहीं दिखा जी रहा जी है, आपको ऑब्जर्व करना है। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। सही सही कहा। जी, बाकी बहुत बढ़िया, सहमत साहब का जी धन्यवाद। हाँ। तो भाई बहन चल रहे हैं इस ग्रुप में या जी इसमें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रियल जी होम्योपैथी अब जो है चल पड़ी है, मुझे लगता जी हाँ, रियल होम्योपैथ की कारवा चल पड़ी है और आगे बढ़ती जाएगी। है बढ़ता जाएगा। जी मैं एक ग्रुप चलाता हूँ, तो वहाँ क्लासेज वगैरह करता हूँ। जी जी तो जी हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोग जी सीख रहे हैं बड़े मन से, और ये बहुत बढ़िया बात है। जी सब लोग try कर रहे हैं अपनी तरफ से, और बड़ा अच्छा लगता है कि ये सिस्टम बढ़िया चल रहा है, सबका कोऑपरेशन हो रहा है, और हमारी जी होम्योपैथी आगे बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। जी जो जो हमारे एक, जी भाई, हमारे एक सीनियर डॉक्टर गोपाल पंडित जी आ गए हैं। जी सर, जी, सर वेलकम सर। आप हाँ कुछ गोपाल, अपना अनुभव बताइए। हाँ नमस्कार गोपाल पंडित जी। हेलो गोपाल सर। हेलो।
लगता है गोपाल सर आउट हो गए। जी सुशील भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बताऊं, अभी 3-4 दिन का एक केस था, अभी रिसेंट केस है एक। जी जी तो उसकी ये जो पाम है, इस पाम में इतना बड़ा आलू जितना 8-10 साल से ट्यूमर था, जी जी और सारे हाथों में एक्जिमा टाइप का कंप्लेंट था। तो वो पेशेंट आ गया, तो आके बैठा। मैंने कहा क्या अपनी समस्या बताइए आप। तो उसने कहा कि ये देखो मेरे हाथ बहुत खराब हो रहे हैं, थोड़ा सा इनवॉलंटरी लाफिंग करते हुए। तो मैंने कहा कि इसके लिए कुछ किया है आपने। उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं किया। फिर हंसते हुए मैंने पूछा कि क्यों नहीं किया। बस यूं ही। तो फिर आज कैसे आना हुआ? एम आई ऑडिबल? हाँ, तो मैंने पूछा आज कैसे आना हुआ। तो मैंने आपका ये क्लिनिक देखी, यहाँ बराबर में मैं आया था, तो मैं आ गया। तो आप दवाई मैंने फिर पूछा आप दवाई क्यों, मतलब क्यों नहीं कराई? वैसे दवाई तो मैं दवाई कम खाता हूँ, मैं दवाई पसंद नहीं करता खाना। मैंने कहा ठीक है, बैठिए आप, दवाई देता हूँ। तो फिरुलस, क्रेडुलस, नेब। बेलाडोना दिया होगा सर आपने। जी हाँ बिल्कुल। तो बेलाडोना देने के बाद मैंने 1 हफ्ते की दवाई दी, जी जी डोज वहीं दे दिया मैंने, और साइक्लेट पे उसको कहा था कि एक हफ्ते बाद आइए आप। तो वो आता है 3rd डे, 1 हफ्ते से पहले ही आ जाता है 3rd डे। कहने लगा देखो ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? ये फूट के रिस रहा है, ये फूट के रिस रहा है। मैंने कहा बस आपके दवाई आपके पास है ही, और आप जो है दवाई खाते रहना। उसकी साइज आधा से भी कम हो गई थी, रिस रिस के निकल रहा है। और वो इतना हार्ड था, इतना हार्ड था, कठोर हार्ड था बहुत ज्यादा। तो ये देखिए ये कमाल थे। अभी रिसेंट का केस है, 3-4 दिन का केस है ये। जी सर। बहुत 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 बढ़िया। सिंगल डोज दिया होगा ना सर? सिंगल। जी अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सिंगल से 80% केस ठीक करते हैं। जी रिपीट पड़ रही जी जहाँ हाँ, करते हैं हम लोग को डॉक्टर एमएल सहगल को सैल्यूट करना चाहिए। हाँ हमको बिल्कुल। सफलता मिल रहा है सिंगल डोज तो। हृदय में बसे हुए हैं रात दिन, हृदय में जी बसे हैं, नमन करते हैं। और जो जी हमारे भाई लोग चल रहे हैं उनको भी नमन करता हूँ, उस जी प्रोजेक्ट से जी चलकर नमन करता हूँ। जी हाँ, तो ये छोटे छोटे बातें हमें बस ध्यान तो रखनी है, नई नई बातों का। जी हमने जी डिजीज नहीं जाना है, हमने जी मैन जी इन है, वो बात पकड़नी है। हाँ, मैन को देखना है, डिजीज को नहीं देखना है। डिजीज तो जब मैन ठीक हो जाएगा तो डिजीज नहीं रहेगी। जी एबनॉर्मल नॉर्मल में कभी भी एबनॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता। जी सही बात है। तो वो नॉर्मल हो जाएगा तो वहाँ एबनॉर्मलिटी अपने आप चली जाएगी। बिल्कुल। जी, बहुत सारे केस हैं, बहुत मिरेकल केस हैं, बहुत ज्यादा। जी तो अच्छा आनंद आता और लगता है कि हाँ अब कुछ सही चल रहा है। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, तो बहुत खुशी की बात है, हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे बीच पधार गए हैं, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट के साथ, सभी पार्टिसिपेंट को नमस्ते। सर आपने बहुत इंतजार करवाया
आप आप सब आप सबों को तो मैंने डॉक्टर मथारू सर के बारे में बता ही दिया। मैं उनका स्वागत करती हूँ और डॉक्टर रांची को धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करने के लिए। और इसके साथ साथ मैं सभी लोगों को होली की अग्रिम बधाई और शुभकामना देती हूँ। मैं आप सबों के साथ मिलकर डॉक्टर एच.एस. मथारू सर की अच्छी सेहत की कामना करते हुए सेशन शुरू करने का आग्रह करती हूँ। वार्म वेलकम डॉक्टर एच.एस. मथारू सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राशि जी। इनके प्रयास से हम सब लोग इधर इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद जो हर वक्त हमारी सेहत की कामना करती हैं, अच्छी कामना। थैंक यू, थैंक्स डॉक्टर अंजू। और डॉक्टर हमारे आज के जो अभी चल रहा था जिनका सेशन, मेरे ख्याल में मैं सुन नहीं पाया, डॉक्टर समीर साहब और डॉक्टर गोपाल पंडित जी हमारे बीच में हैं, और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता और मेरे को पता भी नहीं है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने आज का मौका जो अवसर है जो सिलेक्ट किया है हमारी सब लोगों की बातचीत के लिए। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले डॉक्टर समीर साहब को बोलूंगा कि वो कल के लिए जितने भी वो क्वेश्चन है, मेरे को तो पता नहीं है, मैं उनको देख नहीं पाया क्या है, वो एक एक करके बताते जाएंगे, हम उसके लिए बातचीत शुरू करेंगे। मेरी आवाज आ रही थी ना आप लोगों को? सर आप लोग एक एक करके अपना परिचय देते जाएं सर को। अच्छा, हेलो, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, सहारनपुर, यूपी। नमस्कार सर। इसमें पिक्चर सही नहीं आ रही क्या? अब सही है सर, इसके पहले थोड़ा ब्लर था, अभी सही है। वो मैंने मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया, नेट उसमें शुरू कर दिया ना, तभी सही हो गया। जी जी, अब सही हो गया। फोन आया था, उन्होंने बताया मेरे को। हाँ, डॉक्टर सुनील साहब से मैं विनती कर रहा हूँ कि वो मेरे को अपना जो जो क्वेश्चंस जो जो उन्हें रखे हुए हैं वो एक एक करके मेरे को बताते जाएंगे, उसका शुरू करते हैं। जरूर जरूर सर। वो मैंने देखा ही नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा। वो टाइम ही नहीं मिला देखने का। ओके ओके। पहले तो बेसिक ये है कि हमें सर आपका एज अ बिगिनर टू दिस माइंड मेथड, बिगिनर से सक्सेसफुल फिजिशियन का जर्नी, ये जानना है कि आपने वो कैसे शुरू किया और क्या क्या चीजें आपने उसमें ऐड करते गए तो टू रीच टू द सक्सेसफुल फिजिशियन। थैंक यू। बात पहले तो हमें सक्सेसफुल फिजिशियन की बात जो आपने कही उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सर के अलावा बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। हाँ, आप लोगों को आवाज सही आ रही है ना? आ रही है। पिक्चर भी सही है ना? सब सही चल रहा है? यस चल रहा है। ओके। हाँ, सबसे पहले जो डॉक्टर समीर साहब ने पूछा है कि सक्सेसफुल फिजिशियन, वो बहुत ही बड़ी बात है। वो तो वहां तक तो हम अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो अभी बिगिनर ही हूँ। तो बिगिनर कैसे किया, कैसे जर्नी अब तक चली, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि सक्सेसफुल फिजिशियन होना तो बहुत ही बड़ी बात है। वहां तक तो हम नहीं पहुंचे, ये शुरुआत की मैं बात बता रहा हूँ। जैसे शुरू में क्या था, जैसे सबसे किसी भी सक्सेस के पीछे क्या है कि आपकी लर्निंग की यूनिवर्सिटी
ज्यादा मानी जाती है। जो सीखने का और कुछ करने की इच्छा होती है ना, वो आदमी को आगे आगे धकेलती रहती है। जब आप के मन में कुछ करने की, कुछ सीखने की इच्छा होती है, तो फिर आपका जो ब्रेन है या आपका जो मन है, तन है, वो आपके साथ चला जाता है। तो सबसे पहले मैं तो बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे को बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले। मेरे कॉलेज के टीचर जितने भी थे, डॉक्टर पटेल साहब, डॉक्टर शास्त्री जी, डॉक्टर गुप्ता जी, बड़े डॉक्टर रावत साहब, सब लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाया हमें कि उनका देख कभी भी दिया नहीं जा सकता। गुरुओं के आगे हमेशा सिर झुक जाता है हमारा। तो ये सब कुछ उन्हीं की कृपा है, हमारे टीचर्स की कृपा है। जैसे आप आज कृपा कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के ऊपर, तो मेरे को भी यही लगा कि हमारे टीचर्स की बहुत ही बड़ा मेहरबानी रही है हमारे ऊपर, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। तो उसके बाद हमारे डॉक्टर कैस्ट्रो साहब सबसे पहले जो मेरी जिंदगी में आए, इनके पास बैठ करके हमने क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में सीखा। उन्होंने तो बहुत ही कुछ बताया था, लेकिन उनमें कुछ भी थोड़ा बहुत सीख पाए, तो कम से कम होम्योपैथी में एक विश्वास तो बना कि होम्योपैथी बहुत ही कामयाब चिकित्सा है। जब हम सामने बैठे हुए पेशेंट को देखते थे, उनके पास बैठे हुए, वो एकदम ठीक होके जाते थे। क्रोनिक में भी, कुछ कभी अक्यूट्स में भी थोड़ा देखते थे। तो उन्होंने मन के अंदर एक हौसला पैदा कर दिया, कुछ करने की इच्छा जागरूक कर दी कि ये हमारे गुरु कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, तो हम भी प्रयास कर सकते हैं उसी मार्ग के ऊपर चलने का। और धीरे धीरे चलते रहे। उसके बाद कामयाबी मिलती रही, क्लासिकल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहे। और काफी देर के बाद में मेरे को बैच का इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो भी अपने आप, तो ऐसे ही उस बुक को पढ़ा। तो जब उसमें किताब में देखा मैंने कि भाई इसमें ओनली माइंड को देखते हुए फिजिकल के बिना मेडिसिन दी जाती है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो मन में एक क्वेश्चन गूंज रहा था कि ऐसा होम्योपैथी में क्यों नहीं है कि हम माइंड के ऊपर ही बात करें और फिजिकल को हम फिजिकल के बिना भी हम सिलेक्ट कर पाए। ऐसा कुछ रास्ता इसमें होना चाहिए। ये बार बर्निंग क्वेश्चन एक मन में चल रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते तो मैंने कैंट साहब के रेसर राइटिंग्स में भी पढ़ा था कि उन्होंने भी लिखा हुआ है कि अगर आपको मेंटल स्टेट क्लियर मिल जाती है तो आप फिजिकल को छोड़ सकते हैं। तो ये बातें पढ़ी तो थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में करने का कभी प्रयास भी नहीं किया था, और कभी कोशिश जो हमारी थी वो मेरे ख्याल है शायद कामयाब ना होती जब तक गुरु हमें कुछ नहीं बताता। तो ऐसा करने के वो प्रयास की को एक दिन ऐसा अंजाम हुआ कि मैं डॉक्टर सैगल साहब की एक बुक को पढ़ा। उनका 4th वॉल्यूम मेरे हाथ लगा कहीं ना कहीं से। तो जब मैंने देखा तो बस मेरे लिए तो वही हो गया कि जैसे हमारे सिख धर्म में पूछते थे कि गुरु ला धो रे, गुरु ला धो रे, ऐसा हो गया। वो जिंदगी का एक करिश्मा था। वो दिन मेरी जिंदगी में एक चानन मुनारा बना। जब मैंने उनकी बुक को देखा, मेरे को लगा कि ये बात जब वर्षों से इसकी मेरे को खोज थी, वो परमात्मा ने मेरे को रास्ता दे दिया। बहुत ही खुशी की कोई हद ना रही मेरी। तो बस वहीं से फिर हम लाइव केस लेकर के डॉक्टर सैगल साहब के चरणों में जाते थे। दूरी से अप्रोक्सीमेट 300 किलोमीटर के करीब है। पेशेंट को साथ लेकर जाना, टैक्सी में, गाड़ी में, और बार बार सर के चरणों में जाकर के उनको देखना, उनके साथ बैठ के पेशेंट को देखते थे। और इतने अच्छे ब्राइटफुल रिजल्ट मिलते थे कि बस ये समझो कि जिंदगी का वहीं से जीवन ही वहीं से शुरू हुआ। जब गुरु मिलता है तो जीवन वहीं से शुरू होता है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु के बिना रोशनी नहीं हो सकती। एक गुरु है जो हमें रास्ता दिखाता है। मां जन्म देती है, लेकिन जो जन्म को सफल गुरु करता है, तो गुरु मिले, उनका आशीर्वाद मिला, तो पेशेंट देखते रहे, उनके पास जाते रहे 1 साल कम से कम,
लगातार जाना, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 15 दिन में। तो बहुत मन को ये एहसास हो गया कि अब तो सब कुछ मिल गया, अभी तो हमें आगे दौड़ना है गुरु जी के चरणों के साथ। तो बस उसी समय में डॉक्टर सहगल साहब, डॉक्टर योगेश सहगल जी, जो मेरे ही कॉलेज के हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसको पंजाब में आप इंट्रोड्यूस कराओ। तो वहां से हमारे पंजाब में इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ये शुरू किया, हमने प्रयास किया। आज पंजाब में बहुत ही अच्छा, हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे, मेरे से कई गुना अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास, जिन्होंने बहुत ही कामयाबी हासिल की है इसके माइंड सेक्टर में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेक्स एजुकेशन की बात तो बहुत दूर की बात है, बस सिर्फ मैं आपको एक जर्नी बता रहा हूँ जो मैं यहाँ पर पहुंचा। तो बस एक मन की क्यूरियोसिटी थी, धीरे धीरे सीखना, पेशेंट को समझना, पेशेंट के मन को समझना। जैसे गुरु जी हमारे साथ बात किया करते थे, उनकी बात एक मेरे को बार बार याद आती है, मैंने बहुत बार जिक्र भी किया है, कि बोले कि काका जी, आप होम्योपैथी की सिद्धि कर लो, सब कुछ आपके पीछे भाग आएगा। और सच बात वही है। सिंपली हमें होम्योपैथी ही आती है थोड़ी बहुत, जो गुरुओं ने दिया, इतनी बारिश की उन्होंने हमारे ऊपर, उनमें से एक आध बूंद पड़ गई, तो वो एक ही बूंद का ये करिश्मा है कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। जिंदगी की कोई भी लग्जरी ऐसी नहीं है कि जो एक होम्योपैथी बैच होने के नाते हमें नहीं मिली हो। सब कुछ दिया परमात्मा ने, गुरु की कृपा से हुआ। कि आज तक की मेरी ऐसी जर्नी है कि मैं आज भी सीखने की मेरी इच्छा रहती है कि मैं डॉक्टर संजय साहब का, डॉक्टर योगेश जी का, डॉक्टर प्रेम जी का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करता। मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि आप उनको भी सुना करें, जो ओरिजिनल टीचिंग या जो ओरिजिनल हमारे मास्टर हैं, एमएल सहगल साहब के बेटे, जो गुरु घर की शिक्षा है, वो हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेगी। हम भाग्यशाली हैं कि उनका एक बड़ा हमारे सिर के ऊपर हाथ रहा है। तो आज की यात्रा उन्हीं के साथ फिर चल रही है, आप लोगों के साथ चल रही है। सेक्स एजुकेशन जब पता नहीं है हो पाएंगे कि नहीं, समय बताएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, शायद आपको ठीक लगा जो मेरी यात्रा थी, मैंने हाँ हाँ आपको बताई। हाँ जरूर। नेक्स्ट क्या था आपका? मेन जो रहता है सभी के लिए एक केस टेकिंग, जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर है, जो आगे का है, वो केस टेकिंग के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं केस टेकिंग, ये सबसे बड़ा काम यही है होम्योपैथी में, अगर देखा जाए तो। मैं अपने गुरु जी को देखता था, जब डॉक्टर सहगल साहब बहुत ही कम क्वेश्चन करते थे पेशेंट के साथ, उनके उनका पूछने का ढंग था जो ऐसे ही, आप कैसे हो, क्या है, कैसे हो, ये जो उसको बड़े ध्यान से सुनना। पेशेंट की सबसे बड़ी जो बात है, जिसके ऊपर वो स्टे करता है, जिसके ऊपर वो जोर देता है, जो वो कहना चाह रहा है, कई बार क्या होता है कि हम लफ्जों के पीछे ना जाए। हमारी लैंग्वेज जो है, भाषा है, वो लिमिटेड है, हमें बहुत कम गाइड कर सकती है। जो हमारे भाव हैं, जेस्चर्स हैं, वो हमें कई बार 100% गाइड कर जाते हैं, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री होते हैं। भाषा आदमी सोच के बोलता है, उसको रिफाइन करके बोलता है, आसपास में देखता है कि कैसे कौन बैठा है, पास में कौन है, क्या है, वो उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो केस टेकन में सबसे बड़ी बात तो पेशेंट को समझना ही है। कैसे समझना है? छोटी छोटी बातें पेशेंट करते जाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। जैसे कल भी आपसे बात हुई थी कि पेशेंट ने बोला कि आप कितना पढ़े हो, आपने एमडी की है, आपने ये किया है, आपने कितने कितने पेशेंट की है, कैसे किया है। वो फिजिशियन की एक इंक्वायरी करते हैं, उनको ये लग रहा है कि मैं पूछ लूं इनसे जरा कि इन्होंने ऐसा कुछ ठीक भी किया है पहले। तो वो ऐसा, इन बातों को, छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर जाते थे पहले। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि जो पेशेंट का डायल है, जो डायल जिसके ऊपर
आप सामने स्क्रीन चल रही है जो आपके सामने पेशेंट की, उसको हमने रीड करना है, उसको प्रॉपर रीड करना है। अपना दिमाग लगाए बिना सिंपली ये सोचना है कि वो सामने पिक्चर क्या चल रही है, हमने पिक्चर ही देखनी है जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो परसिस्ट कर रहा है, जो प्रोडोमिनेट कर रहा है। प्रोडोमिनेशन क्या, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है वो उसकी प्रोडोमिनेशन है। जो प्रेजेंट में हो रहा है वो उसका प्रेजेंट है। परसिस्ट क्या कर रहा है, जो काफी देर से उसी चीज से परेशान है, वो चीज रेगुलर चल रही है। ये तीनों चीजें, प्रेजेंट, परसिस्टेंट और प्रोडोमिनेशन को हमने देखना है। और इनको बातों बातों में नहीं देखना कि सुन लिया कि प्रेजेंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इसको प्रैक्टिकली भी, आपके सामने पेशेंट बैठा है, कैसे बात कर रहा है, कैसा उसके हाव भाव है, क्या आपको बताना चाहता है, इस चीज के ऊपर आपको हमारा ध्यान होना चाहिए। तब हम उसकी केस टेकिंग देखेंगे। केस टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि उसको ये पूछना कि आपको ये होता है, नहीं होता, कैसे होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो वो नहीं है। बस आपके सामने एक ओरिजिनल पेशेंट बैठा है, बस उसको जस्ट ऑब्जर्वेशन करना ही उसकी केस टेकिंग है प्रॉपर। तो केस टेकिंग में हम क्या करेंगे कि आप प्रैक्टिकली किसी पेशेंट का सामने आपको बताएंगे। जो मैं करता हूँ वो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो ये केस टेकिंग के बारे में थोड़ा सा ये रहा कि आप प्रेजेंट को जो सामने हो रहा है उसको कभी नहीं भूलें। और यस सर। कल जो आपने बताया था उसका एक रुब्रिक ढूंढने की कोशिश की और उसमें मिला था क्यूरियस वांट टू नो द यस, हाँ, ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन। ट्रेनिंग ऑफ, उसको वो कंफर्म होना चाहिए कि आपको क्या आता है। पेशेंट वो सिम्टम उसमें मेडिसिन भी आपने देख ली होगी, फास्फोर्स आई होगी ना। हाँ हाँ हाँ, तो फास्फोरस ये सल्फर। देखो हम लोग सब लोगों ने क्लासिकल किया है। कहीं भी ये लिखा हुआ या कहीं भी किसी ने आज तक ये चीज को यूज नहीं किया है केस टेकिंग में। तो ये डॉक्टर सहगल साहब की कृपा थी कि हमें माइंड सेक्शन को खोला, उसको देखा, जो बहुत देर से इतना बड़ा खजाना हमारे घर में ही पड़ा था, हमने कभी देखा ही नहीं। पहले माइंड को ऐसे पलट के हम आगे चले जाते थे हेड में। मैं तो ऐसे करता था, जब तक मैं क्लासिकल करता रहा तो माइंड के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। और अब क्या हुआ, अब माइंड के बिना कभी सोचा नहीं। पहले माइंड के बारे में सोचा नहीं था, अब माइंड के बिना कभी सोचा नहीं। कभी पैथोलॉजी नहीं देखी, कभी कुछ नहीं देखा, कभी ये नहीं देखा कि ये मेडिसिन पैथोलॉजी कवर करती है कि ये ना करती है। ना थर्मल, ना एग्रेवेशन, ना एमुलेशन, ना निमिकल, ना सिमिलरिटी, कुछ भी नहीं हमने कंसिडर किया। बस गुरु ने जो बात बताई, एक ही फार्मूला, प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रोडोमिनेशन के ऊपर ही चलता है। और जो क्यूरियस वाला आपने देख लिया, एक इसके साथ में और भी बात की थी मैंने आपसे, ब्लेम। आपकी दवाई ने मेरे को बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हमने कब लोगों को देखा, कभी कभी हमने इस बात को सुना है ऐसा ब्लेम से भी है या कहीं किसमें है फिजिशियन को वो बोलता है कि या रिप्रूफ से भी हुआ शायद। तो मेरे को अभी रिप्रोसेस का डॉक्टर अच्छा। नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का आदमी तो वैसे भी ऐसे ही होता है, वो तो कभी खुद की होता है, मानते ही नहीं। जितनी आप माफी भी मांग लो कि भाई साहब मेरे से गलती होगी, मैं देख नहीं पाया, मैं दवाई अच्छी देने की कोशिश तो की है लेकिन मैं शायद आपको नहीं शूट की होगी। मैं बोलता कि आपने क्यों दी, आपने मेरे को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरा ये कुछ, ये नाइट्रिक एसिड है। ऐसे रूब्रिक जो ऐसा कुछ है, ये सब एक्सप्रेशन तो है जिनको हमने जाना नहीं है कि पेशेंट क्या बोलते हैं। ये पेशेंट कोई अभी नहीं बोलने लगे कि मेरे को आपने खराब कर दिया या आपकी कितनी ट्रेनिंग है, क्या आपने किया। पेशेंट तो मुझसे ही बोलते थे, बट हमें नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। बस ये वो क्या बोल रहा है उसी को देखना है, यही हमारी केस टेकिंग है। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? तो एक एक केस लेने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है उसमें पोटेंसी, फिर रिपीटेशन और चेंज ऑफ मेडिसिन की ज़रूरत कैसे कैसे होती है? जी,
ये आपके क्वेश्चन में 3-4 वाक्य इकट्ठे क्वेश्चन सबमर्ज हो गए हैं। पोटेंसी हो गया, चेंज ऑफ पोटेंसी हो गया, रेपिटेशन ऑफ द पोटेंसी हो गया। तो हम रेपिटेशन को पोटेंसी को बोलते हैं, वो तो हमारी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, जो कैसे हम उसको करते हैं। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन पे हमने भी पढ़ा हुआ है कि भाई जब पेशेंट हमारा ठीक हो रहा है, उसको लग रहा है कि सिम्टम उसके सही हो रहे हैं, उसके पूरे जनरल पैरामीटर सही हो रहे हैं, तब तक हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट के ऊपर चला जाएगा। अगर इंसिडेंटली उसमें कोई सिम्टम की इतनी बड़ी चेंज हो जाती है, आपको लगा कि जो पहले पेशेंट की स्टेट थी मन की और तन की दोनों की, वो उसमें एकदम से चेंज आ गई है, देन यू कैन चेंज द मेडिसिन एट दैट टाइम। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, वो तो हो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। और जो पोटेंसी की बात है, पोटेंसी एक ऐसा है कि पोटेंसी का जो मसला है ये बड़ा गंभीर है। गंभीर क्यों है? क्योंकि आपको अपनी एनर्जी का पेशेंट की एनर्जी के साथ बहस करके उसकी एनर्जी को जांचना पड़ेगा कि उसकी एनर्जी कौन से लेवल पे काम करती है, उसकी एनर्जी कहाँ पर है। तो ये एक इंडिविजुअल यू कैन से अंडरस्टैंडिंग है। जैसे पेशेंट का नॉर्मल पोटेंसी जो डॉक्टर हेमंत साहब ने तो पहले 30 के ऊपर ही काम किया था, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 30 पोटेंसी में ही काम किया। बाद में उन्होंने 50 पोटेंसी के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन पहले जो जितना काम किया वो 30 के ऊपर ही किया गया। तो सबसे जो मतलब रेबल पोटेंसी तो 30 पोटेंसी ही है। आपने जब भी नॉर्मल केसेस जहाँ पर पैथोलॉजी ज्यादा एडवांस ना हो, तो फिर हम 30 से स्टार्ट कर लेते हैं। जो पैथोलॉजिकल केसेस हैं उनमें फिर पीछे को जाते हैं, थोड़ा 6 में देखते हैं कि कभी ऐसा होता है कि 30 बहुत एग्रेवेट भी कर जाती है, तो आप इमीडिएट 6 में देंगे तो एकदम एग्रेवेशन ऑफ हो जाएगी और पेशेंट को कंफर्ट आ जाएगा। उसके नीचे और फिर हम 3x में भी देते हैं, जैसे पैथोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होती है, जहाँ पर जैसे ये कैंसर के केस होते हैं लास्ट स्टेज में होता है, या जैसे जॉन्डिस बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ भी ये यहाँ पर भी इतनी ज्यादा एडवांस पैथोलॉजी होती है तो वहां पर 3x में करते हैं। तो उसके बाद जहाँ पर पैथोलॉजी एडवांस होती है, एक और टूल है हमारे पास, वो 50 मिलीसीमेंस का है, तो हम 0.1 से स्टार्ट कर सकते हैं। हम जैसे इतने बड़े ट्यूमर्स हैं जिनमें बार बार रेपिटेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो वहां पर 0.1 से स्टार्ट करेंगे। और कभी पेशेंट में हमारी दी हुई मेडिसिन ओवर रिएक्ट करती है, जहाँ उसमें एग्रेवेट करती है, तो उसको हम डाउन में ले आएंगे। नहीं तो डाउन में चली जाएगी, डाउन करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ठीक लगा आपको ये? और इसके बारे में कुछ और पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ सर, मुझे पूछना है कि आप मिलीसिमल भी कैसे देते हैं, क्योंकि मेरे को 1-2 केसेस में जब मैंने 0/1 दिया मिलीसिमल, मुझे एग्रेवेशन मिला, एग्रेवेशन हुआ, फिर मैंने उसको छुड़वा दिया कि हफ्ते में 3 दिन लो। हाँ नहीं, पहले ऐसा है कि पैथोलॉजी एडवांस में अगर आपने 0.1 दे दिया, उसमें आपको एग्रेवेशन लगा, तो फिर आपको ना उसमें क्या होता है कि आपकी 0.1 पोटेंसी को उसमें पावर ज्यादा होती है, वो टॉलरेट नहीं कर सका, मेडिसिन की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, उसको आप 0.3 देंगे तो बिल्कुल एग्रेवेशन कम हो जाएगी। अच्छा, फिर उसको बढ़ा, हाँ ये भी करा बढ़ाना पड़ेगा, 0.3 करना पड़ेगा। हाँ हाँ। और उसको मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं की थी LM पोटेंसी, बट अभी मैंने उसको ऐसे दिया है कि एक बॉटल में 2 पिल्स आप डाला। होल्ड कीजिएगा, आज मेरे सेमिनार चल रहा है, 11 बजे तो बाद मिलूंगा, 11:30। हाँ जी, 11 बजे तो बाद ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਈ प्लीज। हेलो, हाँ जी। हाँ, ये भी सब लोग अलग अलग तरीके से देते हैं, काफी तरीके डिफरेंट से देते हैं LM पोटेंसी भी। जैसे मैंने यूज करा, मैंने उसमें से 2 पिल्स लिया, 200 ml वाटर में 2 पिल्स डाला और थोड़ा अल्कोहल डाला, 10 स्ट्रोक दिया, फिर पेशेंट को बोला कि इसमें से 1 कप पानी में 1 चम्मच डालिए और उसमें से 1 चम्मच पीजिए, बाकी फेंक दीजिए। हाँ, और उसको 10 सही है, टाइम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सही है। बट इस मेथड से आपको वो नहीं मिलेगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेशेंट एग्रीवेशन हुआ हो ना, गया, मेरे को एग्रीवेशन मिला है हाँ, 2 तो केसेस आपको में। 0.3 में देना पड़ेगा आपको फिर। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ,
ठीक कई है, बार क्या fine. होता है कि वही बात है ना जो हम बात अब कर रहे थे कि जो पेशेंट को एनर्जी लेवल देखना है हमने, जो एनर्जी लेवल है वो यहीं से पता चलेगा हमें, हाँ हाँ क्योंकि जो हमारी मेडिसिन की एनर्जी और पेशेंट की एनर्जी काम करती है ना, वो तो हाँ सर. मुद्दा तो यही है ना कि पेशेंट की एनर्जी और हमारी मेडिसिन की एनर्जी जब काम करती है तभी उसमें इम्प्रूवमेंट आती है ना? तो इसका हाँ मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो मेडिसिन की एनर्जी है ना उसकी एनर्जी के लेवल पे सूटेबल नहीं है, तब ये हाँ हुआ, हाँ हाँ है ना? उसको फिर हम थोड़ा अपर करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट उसको सेंसिटिव होगा तो टॉलरेट नहीं कर रहा है उसको। हाँ 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 हाँ. ठीक है, थैंक यू और सर. हाँ, एनर्जी पे तो पूरा वर्ल्ड चल रहा है ना. मुझे ये सेमिनार बिल्कुल मुझे ध्यान ही नहीं था. आई वॉज वेरी बिजी, तो मैं अपने ग्रुप भी नहीं देख रही थी. अभी राशि का मेरे को फोन पता आया है, तो देखो कि मैंने अटेंड कर लिया. ये मैं तो एनर्जी याद है. कर रहा था, मैंने सोचा कि भैया थे जानू ने तो याद ही नहीं किया भाई, हम तो भूल ही गए। तो ये दिस इज एनर्जी, बिकॉज आई एम देखो हम याद अलाइंड कर इन रहे थे आप, एनर्जी, सो इट हमारी हैपेंड. हमारी जो याद थी ना आपके लिए उसने बढ़ाया, ऐसे नहीं आया। थैंक और यू. अगला क्वेश्चन सुनील साहब, ये जो when टेस्ट के first बारे में हमने बात की, सर ठीक लगा आपको? अगर इसमें और भी हाँ कुछ डाउट है तो बिल्कुल हम क्लियर करें। जी बिल्कुल जी बिल्कुल सर. क्लियर क्लियर गाइडेंस सर मेरा केस जहाँ मैं अटक रही हूँ, क्या उसमें आप मदद करेंगे कुछ? जी अ, एक पेशेंट है, उसके नाक पर ना थोड़ा सा उभार जैसा है और गाल के अंदर छोटा सा मस्सा है. तो फर्स्ट बार जब आई तो मैं पूछी कि आपको क्या दिक्कत है, तो बोली कि देखिए ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते पूरा एक खराब ना हो जाए, और ये जो है अगर बढ़ेगा तो फिर दांत के नीचे आएगा तो खाने में दिक्कत होगा. और कहीं रहता तो बात था, नाक पर है इसलिए तो सोचना तो पड़ेगा ना. तो मैं उसे क्यों ओपीएम दे क्यों दे सोचना उस. पड़ेगा? हाँ, क्यों सोचना पड़ेगा? नाक का पर है ये तो क्यों सोचना पड़ेगा? क्या दिक्कत आएगी ये उससे? अच्छा तो मैं नहीं पूछी, शायद इसीलिए केस कोई बात सॉल्व नहीं, नहीं कोई कर बात पाए. नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? देखो जी हर चीज का मतलब वही हमने पहले भी बात की थी ना कि जी ये कहाँ चला गया। हाँ, हमने पहले भी बात की थी ना कि जी पेशेंट बताना क्या चाहता है, उसके जी लफ्जों जी के ऊपर नहीं जाना। हो आपकी जी पोटेंसी सही, मेडिसिन भी सही हो सकती है, मैंने तो वैसे जी बता दिया आपको। अगर वो जी जो जी भी कह रहा है ना पेशेंट, उसके आगे हाँ भाई हो एंड भाई, जी. तो बस आप देखिएगा। हाँ, तो मुझे लगता है यहाँ से जब वाई करूंगी तो शायद सोल्यूशन मिल जाए. अभी हाँ बोलिए, ओपीएम आपको से दिक्कत क्या उसका है? हाँ बता रही हूँ. ओपीएम से उसका नाक पर का पूरा गल गया था और अंदर गाल के अंदर जो इतना बड़ा मस्सा था वो भी कम हो गया, लेकिन कल आई कि फिर देखिए बढ़ गया है. और कौन सी पैर पोटेंसी दी आपने? उसको तो 0/3 दिए थे, 0/1 से फिर 0/3 तक ले गए थे. उसको उसको एक बार फिर 0/1 देके देखो। अच्छा, ठीक हाँ जी, ठीक ठीक है सर. उसके उसके बाद और 0/1 के बाद फिर 0.6 पे जाना, फिर 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा जी. और मन अब घटा देना है. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, और कुछ? हाँ जी सुनील साहब, पोटेंसी के बारे में जो हमने बात की उसमें कुछ और हमने सोचा है, आपको ठीक लगा कुछ? हाँ सर सर एक गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है? हाँ, आपकी इंट्रोडक्शन पहले, कौन है? सर मैं डॉक्टर लता पालन बात कर रही हूँ जी पुणे से. सर जी अभी जो उन्होंने केस बताया मैम, उसमें आपने पोटेंसी घटाने के लिए बोला. जी सर थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे सर? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो मेडिसिन जो जो उसकी बीमारी है ना पेशेंट की, वो भी पैथोलॉजी आगे आ गई है ना हमें, तो पैथोलॉजी आकर पीछे चले जाती है तो बाकी के सिम्टम थे फिर तो पोटेंसी बढ़ा देते हैं हम। अभी पैथोलॉजी फिर आगे आ गई है, उसके जो पैथोलॉजिकल सिम्टम है वो आगे आ गए, उसको रिजॉल्व करने की आपको 0/1 ही करना पड़ेगा, वो 0/1 में रिजॉल्व हो सकता है।
थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। रिगार्डिंग सर 201 m, हाँ सब वही फार्मूला है जो हम पहले से यूज कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि 30 प्रेगनेंसी में रिलीफ पेशेंट को हुआ, उसके बाद फिर सिम्टम आए। जैसे डॉक्टर अंतिम का केस था, 0 के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ है, 0 के बाद में फिर वो सिम्टम आ गए। तो उसमें दो चीजें होगी, दो बातें करनी पड़ेगी हमें। पहले तो उसको 0 पे देखना पड़ेगा, उसके बाद में अगर 0 के साथ वो प्रॉपर नहीं सेट हुआ तो देन उसकी नेक्स्ट हायर प्रेगनेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिएकरेंस ऑफ द सिम्टम में ली जाएगा। ऐसा ही पूर्ण के लिए भी है। जैसे हमने 30 प्रेगनेंसी दिया, जितनी देर काम किया, पहले जस्ट वॉच द पेशेंट के उसके जनरल पैरामीटर अगर ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, फिर से आपको लगा कि अब फिर से ठीक होना बंद हो गया है, सिंपली बंद हो गया है, तो देन हम उसको एक बार तो लोअर प्रेगनेंसी में देख सकते हैं, फिर तो नेक्स्ट उसकी 200 प्रेगनेंसी, फिर 200 के बाद फिर नीचे आने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। तो फिर माना देखिए, अगर जब तक उसका एक्शन चल रहा है तो एक्शन खत्म होने तक फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी देंगे। ये तो टोटली जनरली वही फार्मूला है, इसमें कोई पर्सनल कुछ नहीं है। जो भी मेडिसिन कम करना छोड़ देगी, उसकी पावर कम पड़ती है, डिजीज पावर ज्यादा है, तो आपको अपनी पावर ज्यादा करनी पड़ेगी उस टाइम में। ओके, अच्छा जी। सर। और दूसरा उन्होंने जो पूछा था कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन काम नहीं करता है, मैंने दवाई दे दी लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, रीटेक द केस। हाँ, उसमें दो बातें हैं। पेशेंट को रीटेक केस करके आप ये देखिए कि जो आपने उसकी असेसमेंट की है, जो जजमेंट की है, क्या वो सही है, क्या वो स्टेट ऑफ माइंड पेशेंट का वैसे ही है जिसके ऊपर आपने मेडिसिन दी है, और उसको फिर से देखें कि हमने क्या उसकी प्रॉपर बात को समझ लिया है, उसको सुन लिया है प्रॉपर। अगर हमने प्रॉपर सुन लिया है, आप अपने आप से जस्टिफाइड है कि हाँ मैंने जो सुना है बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है, देन यू कैन रेज द प्रेगनेंसी एट दैट टाइम। फिर हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रेगनेंसी ने उसकी एनर्जी को टच नहीं किया, इसका मतलब हमें थोड़ी सी हायर एनर्जी चाहिए उसको टच देने के लिए। अगर इसके पहले इसकी चीज की कंफर्मेशन जरूरी है कि आपने केस टेकिंग सही की है, आपने जो सिम्टम देखे हैं, जो माइंड की स्टेट देखी है, क्या उसको फिर से वॉच करो कि वो ठीक है या नहीं। अच्छा, बाकी जो सिस्टेमिक इलनेसेस लेके अभी पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो, जी हाइपरटेंशन जी हो, जी कार्डियक है, एपिलेप्सी है, उसमें पेशेंट काफ़ी मेडिसिन लेते हुए हमारे पास आते हैं, जी। तो उनको डिस्टर्ब किए बिना ही अपनी मेडिसिन चलानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है, उनको बिल्कुल ही नहीं करना है, उनको कुछ भी मेडिसिन को बंद नहीं करना है। पहले आपने जब आपने अपना केस पूरा देख लिया, पूरा केस देखने के बाद, आपने जब मेडिसिन देंगे उसको, तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका एनर्जी लेवल बढ़ना एक नंबर पे देखना है आपने। उसके चेहरे का नूर बताएगा आपको, उसके बैठने उठने का ढंग बताएगा आपको, और उसका जनरल फीलिंग बताएंगी। और कई बार तो क्या ऐसा होता है कि पेशेंट आता है कि उसका एक ही फिजिकल सिम्टम, जैसे मुंह का संवाद बहुत ही खराब लग रहा है, बाकी सिम्टम तो और भी होते हैं, वो इमीडिएट चला जाएगा। जब वो चला जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम डायरेक्शन जो हमारी है पेशेंट को ठीक करने वाली, वो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जितनी देर तक उसका मेंटल लेवल सही हो जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो उसके पैरामीटर भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको टेपर ऑफ करेंगे जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, क्योंकि छलांग पेशेंट ने लगा दी, आपने पकड़े ही नहीं तो नीचे गिर जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे ही छलांग लगानी है कि आपको पकड़ के रखना है, उसको नीचे नहीं गिरने देना। वो मेडिसिन को छुड़वाना नहीं है एकदम। हमारा क्या भरोसा कि हमने मेडिसिन सही सेट की है या नहीं की, वो उसमें वो पेशेंट बताएगा ना हमें। तो उसको जो पहले जिस सहारे के ऊपर वो खड़ा हुआ है ना, बेशक वो लकड़ी की टांग के ऊपर ही खड़ा है, जब तक आप उसको असली टांग का सहारा नहीं देंगे ना, तब वो लकड़ी की टांग नहीं हटाएंगे। ओके। हाँ जी, आगे। और
जो बहुत ज़रूरी चीज़ें है वो है एक रुब्रिक्स का स्टडी या मटेरिया मेडिका का स्टडी जो है वो, उसके लिए आप क्या गाइड करोगे, क्या क्या रेफर करना है और कैसे आगे जाना है? आप तो हमें गाइड करते हो, आप ही ने तो पढ़ाया है हमें सब कुछ। आपकी तो पढ़ा हुआ सीख रहे हैं आज तक, है ना। तो हाँ, उसमें ऐसा है एसपी साहब कि देखो, पहली बात तो ये है कि जब हम लड़ाई में जाते हैं ना फौजी, तो उनको क्या चीज की जरूरत है? उनके वेपन्स, उनकी अपनी हेल्थ, वेपन्स की हेल्थ, वेपन्स को कैसे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, उसको प्रॉपर किया हुआ है, क्या उसमें वो चल रहे हैं, उसकी गाइड, उसको प्रॉपर उसको पता होना चाहिए, इसको कहाँ से दबाएंगे, यहाँ से दबाएंगे तो क्या करेगा, यहाँ से दबाएंगे क्या करेगा, उसकी पूरी की पूरी नॉलेज जो होनी चाहिए उसको, वो प्रॉपर होनी जरूरी है। तो वो हमारे वेपन हमारी मेडिसिन है, बैक्टीरिया मेडिका हमारा वेपन है। तो उस वेपन को हमने प्रॉपर देख लेना है, समझ लेना है कि वाकई ये वेपन क्या कर सकता है, इसकी क्या क्वालिटीज है, इसकी क्या डायमेंशन है, इसकी क्या पोटेंसी है कि ये क्या कर सकता है। उस वेपन के बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का कि मेडिसिन के बारे में टोटल आदमी को बिल्कुल पता होना चाहिए, पूरी उसको ज्ञात होना चाहिए बैक्टीरिया मेडिका का। तो आपको अगर ब्राइनिया के बारे में प्रॉपर पता नहीं है ना, तो आप पेशेंट का सिम्टम जब आएगा तो वो सिम्टम कंफर्मेशन होना मुश्किल हो जाता है। तो रूब्रिक का जो स्टडी है वो भी जरूरी है, क्योंकि जो पेशेंट का एक्सप्रेशन आएगा उसको आपने रूब्रिक में कन्वर्ट करके फिर आपको वो सिलेक्शन कर सकेंगे उसके। तो इसलिए रूब्रिक की स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, उसको समझना है, पूरा सीखना पड़ेगा। और सबसे ऊपर की जो बात है, पेशेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने एक्सप्रेशंस को इम्प्रेशन के साथ जोड़ना है। एक्सप्रेशन, पेशेंट जो बोलता है, जो कहता है, जैसे बात करता है, जो वो फील करता है, कैसे वो आपको कहने की कोशिश कर रहा है, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन है। देखो कह तो हमने सबने सीखा है, जो हमारी लैंग्वेज है ना वो इन्हीं लेटर्स के बीच में आती है ना। जो हम बोलेंगे, अपने आप को व्यक्त करेंगे, वो भी एक लिमिटेड भाषा बन जाएगी ना, एक लिमिटेड स्टोर है, जो स्टोर में से लैंग्वेज हम भाषा को यूज करके आपको बताएंगे, हम उसी भाषा के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बताई, आपकी मेडिसिन ने खराब कर दिया मेरे को, अरे हम इग्नोर कर जाते थे, ये पेशेंट की भाषा है। आपने कुछ किया भी है, पहले भी ठीक किया है कुछ आपने, वो जस्ट इसको हम वो नहीं लेंगे, फियर ऑफ बीइंग ट्रीटमेंट लेंगे, हम उसको वो पूछना चाह रहे हैं और जस्ट ही इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपको कुछ आता भी है या वैसे ही बैठे हो। वो उसको अंडरस्टैंड करना है आपने, उसको दूसरे रूब्रिक में नहीं डालना। तो एक्सप्रेशन को प्रॉपर समझना और रूब्रिक को प्रॉपर समझना, फिर एक्सप्रेशन को रूब्रिक के साथ मेल करना है, ना कि रूब्रिक को उसके साथ करना है। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो लाइव एक्सप्रेशन आ रहा है, जो हमारे पास स्टिल मटेरियल मेडिका पड़ा है, इम्प्रेशंस पड़े हैं, वो उसके साथ मैच करना है। शायद मैं आपकी बात का प्रॉपर आंसर दे रहा हूँ कि नहीं, मेरे को तो पता नहीं है, आपको सही लगा तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बिगिनर के लिए आप रोज क्या एक्सरसाइज करने के लिए सलाह दोगे कि ये? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हाँ, देखो बिगिनर्स को आपने सब कुछ बता दिया होता है, मटेरियल मेडिका भी आपने सिखा दिया होता है, रेपटरी भी सिखाई होती है, पैथोलॉजी उनको आती है, सर्जरी उनको आती है, एवरीथिंग के लिए वो पूरा उन्होंने सीख लिया होता है पूरे 5 साल में। बट जब क्लिनिक में जाना है तो क्या करना है, तो जो सब कुछ जो सीखा हुआ है उसको हमने यूज करना है, वो वेपन्स को यूज करना है। वो यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूज कहाँ करना है, जो कहाँ देखना है वो पेशेंट से पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, उसकी रूब्रिक्स की पहले स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो हमें अपना रूब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। पेशेंट का एक्सप्रेशन पता करेंगे तो फिर आगे फिट भी तो रूब्रिक में करेंगे ना। तो पहले रूब्रिक को तो हमारे सामने बुक पड़ी है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि पेशेंट को रेपटरी डॉक्टर को डेली स्टडी करनी चाहिए, उसके रूब्रिक को सीखना चाहिए, प्रॉपर
उसका मंतव्य क्या है, मीनिंग क्या है, उसे क्या पता चलता है, फिर हम उसको आगे एक्सप्रेशन के साथ फील कर रहे हैं। तो मेरी तो यही मन है कहने का कि भाई आप अगर आप माइंड के ऊपर काम करना चाहते हो तो सैगल साहब के पूरे वॉल्यूम्स को पढ़ लो। उसको ऐसे पढ़ो जैसे हम पाठ करते हैं, डेली का रूटीन बनाओ, उसमें सभी कुछ आ जाएगा, रेपर्टरी भी सब कुछ उसी में आ जाएगा। बस एक बार उसकी इतनी स्टडी इतने अच्छे से करोगे आप तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो उनका फोर्थ वॉल्यूम है, जिन्होंने उनके ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, प्रेस्क्रिप्शन ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे यूज करना है। कम से कम हम बैठते ही कुछ बच्चों के लिए तो मैं जरूर कहूंगा, जो हमारे बच्चे अभी बिगिनर है, जिन्होंने एमडी की क्लास अभी फाइनल किया है या बीएचएमएस फाइनल किया है, जब वो अपने क्लिनिक में जाएं तो ये बातें उनके लिए बहुत ही जरूरी है, तब वो कामयाब हो पाएंगे। पेशेंट को एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करें और रूपरेखा को पूरा स्टडी करने की कोशिश करें, डेली रेपर्टरी की स्टडी। और सैगल साहब के जो बुक्स जो पहले उन्होंने दी हुई है, आपको इतना मन से गहराई से पढ़ना है कि वो ऐसा लगे कि आप उसके ऊपर मेडिटेशन कर रहे हो, वो सब कुछ देखिए आप। जरूर। और कुछ और ऐसे कुछ जैसे कि अभी हम भी प्रैक्टिस में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कोई जी केसेस ऐसे हैं जो टफ है ट्रीट करने के लिए, जिसमें सक्सेस रेट बहुत कम रहता है या सक्सेस रेट काफी इसमें ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ जी एक्सपीरियंस है? हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा बहुत ही भारी क्वेश्चन आपने पूछ लिया मेरे से, और ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बिना एक्सपीरियंस के पूछा भी नहीं जा सकता। मेरे को जवाब देना मुश्किल लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी। तो पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा केस नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि जुकाम को ठीक करना बहुत अच्छा है तो हम जुकाम में भी फीलर होते हैं। अगर हम कहें कि शुगर को ठीक करना बड़ा मुश्किल है तो हम शुगर में भी कामयाब होते हैं। तो हम ये क्राइटेरिया कैसे बनाएं कि ये केस ठीक करना मुश्किल है, ये केस ठीक करना सरल है, क्योंकि फिर तो हम जुकाम को ठीक करने में हो रहे हैं, कभी हेडेक भी ठीक नहीं होता हमारे से, कभी फीवर भी नहीं ठीक होता हमारे से, और कभी हमारे से HIV ठीक कर सकते हैं हम, उनको भी हमारे पास रिजल्ट पड़े हैं जिनको हमने नेगेटिव किया, और हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस भी पड़े हैं, वो भी ठीक हुए हैं। ये कैसे हम बताएं कि कौन सा केस नहीं ठीक हो रहा, कौन सा केस ठीक होने वाला है? ये इनके लिए थोड़ा स्टडी ही करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कुछ किया जा सकता। बस बात सिर्फ हमें समझने की है कि हमने पेशेंट को कहाँ समझ लिया। कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ये डॉक्टर राशि जी को पता है शायद, तो अल्जाइमर का केस हमने देखे, और अल्जाइमर को सभी समझते हैं कि भाई इनक्योरेबल है, ये तो ठीक ही नहीं होते हैं, बिल्कुल ही नहीं होते। और हम अल्जाइमर को तो ठीक कर रहे हैं, वो पेशेंट की सेंस वापस आ रही है, उसके इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट हो रही है, और कभी कभी जुकाम में फेल हो जाते हैं। मेरा मानना तो यही है कि कोई भी चीज संभव नहीं है अगर उसको गहराई से देखा जाए। और जैसे आप डायबिटीज की ब्लाइटिस की बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं, तो शुगर में बहुत ऐसे केस है जो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट में आते हैं और इवन के वो क्योर हो जाते हैं, और कैंसर में भी ऐसे ही देखते हैं। बट फेलर और जो सक्सेस है वो दोनों चीजों में है। अच्छा, आपका वो प्रॉपर इसका जवाब मिला है कि नहीं, और कुछ कोशिश हाँ, करते हैं? नहीं मिला है। मैसेज वही है कि खुद को और नॉलेज में बढ़ाओ बिल्कुल, और अच्छी तरीके से केस ले लो, वही एक मेरे मैसेज को तो मिल यही रहा है। लगता है, क्योंकि जब अल्जाइमर ठीक हो जाता है, जिसको हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, आज के कुछ साल पहले हम फीवर को भी सोच नहीं सकते थे, होम्योपैथ से डेयर नहीं करते थे फीवर के केस को लेने का। अगर हाई फीवर का केस आपके पास है, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि उनको बोले भाई पहले पैरासोटामोल, क्या बोलते हैं उसको, पैरासीटामोल या डोलो हाँ वगैरह हाँ लेके ठीक कर लो, फिर आ जाना। क्यों भाई, तुम क्या करते हो बैठे यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं आता इसका मतलब? नहीं, तो अब हौसला बढ़ गया है जब से डॉक्टर सैगल साहब ने बताया कैसे ठीक करना है। अब 107 में भी आ जाए तो भी हम हैंडल करेंगे। तो मैं छोटी सी बात एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इसमें हमारी देखो नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत साल पहले की बात है, मेरे बेटे को बुखार हो गया था,
107 बुखार हो गया। मैं घर पे नहीं था, मैडम ने बोला कि इसको बुखार हो गया तो मेडिसिन बताना, लेकर आना। मैं क्लिनिक में गया हुआ था और मैंने सोचा भी इतने बुखार में तो मैं भी हौसला नहीं कर सकता। मेरा एक फ्रेंड था, वो एमडी था, उसमें मेडिसिन में वो मेडिकल ऑफिसर लगा हुआ था। मैंने उसको स्कूटर में बिठाया भी, चल यार मेरा बच्चा बीमार है, उसको देखेंगे हम। तो हमने वहां से एलोपैथी की मेडिसिन वगैरह ली, जो भी उसने मेरे को बोला कि इमरजेंसी में यही करना पड़ेगा। तो हम लेकर के घर पहुंचे, तो जब मैं तो हैरान हुआ देख करके मेरा बच्चा खेल रहा था। तो क्या हुआ, तो मेरी वाइफ ने उनको डंका मारा दिया। वो अपने आप पढ़ती रहती थी मेडिसिन को, बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी। वो डंका मारा से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम किसको बोलेंगे कि वो ठीक नहीं होता? इसका मतलब अगर मैं जाता तो मेरे में कमी होती कि मैंने तो हौसला ही नहीं किया था उसको ठीक करने का, है ना। तो बात कहाँ गई कि हमारी जो नॉलेज है उसमें कुछ कमी है। अगर उसको हम थोड़ा और करते जाएंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। क्या और बैकफ्लावर के बारे में गाइडेंस? ये बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। हमारे पूजनीय डॉक्टर एडवर्ड बैस साहब बहुत छोटी उम्र में चले गए हमें छोड़ करके, बट उन्होंने जो वरदान दे दिया हमें, मैं तो समझता हूँ कि मैं तो बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दोवें कले किसके लागू पाए, है ना। ऐसा आपने सुना होगा ना, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बुलाए। मैं तो कहता हूँ कि मेरे पहले गुरु तो डॉक्टर बैस साहब ही होंगे, जिन्होंने मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगा दी कि देख दिखाया मेरे को कि भाई माइंड को अकेला लेकर के हमने कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट पैथोलॉजी को कंसिडर किए, फिजिकल को कंसिडर बिना किए। और उसको फिर आगे हमारे गुरु डॉक्टर सैगल साहब ने तो कमाल ही कर दिया, होम्योपैथी में बता दिया कि भाई कैसे हम माइंड को ले सकते हैं। तो वैस के बारे में फिर कभी स्टडी करेंगे, ये बहुत ही अच्छे टूल्स हैं। मैं बहुत ही मैं फंस जाता हूँ कभी कभी कि भाई ठीक ही नहीं होता, पेशेंट ठीक ही नहीं होता, तो उसमें हम जब बैच की एक रेमेडी देते हैं पेशेंट क्लियर हो जाता है। आफ्टर हमें अपने सिस्टम में पेशेंट को तो ठीक करना है। हमारे पास एक्स्ट्रा जो अगर पेचकस नहीं लगता तो क्लास से साथ में पेज को खोल सकते हैं हम, वो लगाना चाहिए। हमारे पास टूल्स जितने होंगे उतने ही कम है। हमें ज्ञान होना चाहिए जितने पॉसिबल टूल्स हैं, और ये बड़ा एक बहुमूल्य टूल है पैच प्रॉब का। मैं तो इसको बहुमूल्य मानूंगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं इसके। ये बहुमूल्य टूल है वाकई। तो हम कभी इसके ऊपर लंबी बात करेंगे, एक एक मेडिसिन को लेके पैथोलॉजी भी बताएंगे और केस भी बताएंगे कैसे कैसे ठीक हुआ। तो फिर लंबे समय के लिए कब बात करेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। और इतनी बात मेरी जरूर है कि भाई इट इज ए वेरी 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 वैल्यूएबल टूल, इसको हम यूज कर सकते हैं। और हर पेशेंट, हर डॉक्टर के पास ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये करो, काम जाओ, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। और नहीं बस सर, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेरीज थे। नहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत कुछ है। मैंने तो कोशिश की है, पता नहीं सही है या गलत है, ये तो मेरे को नहीं पता। आई एम नॉट द अथॉरिटी, इवन नॉट स्पीकर, बट जो मैं अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो शायद आपको ठीक लगा हो कुछ ना कुछ इसमें से। बहुत ही डेफिनेट गाइडलाइंस मिले जी, बहुत ही डेफिनेट गाइडलाइंस मिले। और क्वेश्चन कोई बाकी है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे? क्वेश्चन एक हो सकता है कि जैसे आज समझो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके या सर्दी जुकाम लेके पेशेंट आया है, उसको हमने जो भी उसका स्टेट ऑफ माइंड है उस हिसाब से रूब्रिक्स निकाल के हमने दवाई दे दी। 3-4 दिन बाद वही पेशेंट दूसरी कंप्लेंट लेके जब आता है, टूथेक है या और कुछ है, तो ऐसे बारे में। वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने ये जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था वहां पर दिल्ली में ये बात की थी, शायद आप उसमें नहीं होंगे, जो उसमें थे डॉक्टर्स, शायद उनको ये याद होगा, तो मैं अभी रिपीट करता हूँ उसको। जैसे मैंने उस दिन बताया भी था, ये बात जो आपने की बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा है, ये प्रैक्टिस में काम आने वाली बात है जो आपने की है। तो जैसे हमारे पास एक सर्दी जुकाम के लिए पेशेंट आ गया,
सर्दिस को आपके लिए पेशेंट आ गया, तो उसको हमने मेडिसिन दे दी, उसको प्रॉपर सेलेक्ट करके उसकी अवस्था को समझते हुए हमने उसके लिए मेडिसिन का चयन किया, तो उससे वो रिलीफ हुआ। ठीक है, उसके बाद में वो अपनी पुरानी बीमारी के लिए आपके पास आ गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपकी पहली मेडिसिन ने काम किया है तो आप सेकंड से शुरू करो, उसको कुछ ना दो। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल पड़ी है जो डेंगू में मेरे पास 1 साल पहले आए थे, आज मैं आज भी उनको कोई मेडिसिन नहीं दी, और वो अपने फिर से दूसरी बीमारी के लिए आए कि भाई अब डेंगू तो ठीक होगा, इसका ये बीमारी है, हमें इसके लिए शुरू कर दो। मैं तो सेकंड देता हूँ, और जितनी देर तक पेशेंट इंप्रूव करता जाता है तो इंप्रूव करता है, उसके बाद में नेक्स्ट सिलेक्शन करूंगा जब अगर उसके नए सिम्टम आ गए तो। नहीं तो 70% केसेस में ऐसे होता है कि कोई मेडिसिन आपकी एक्यूट वाली क्रोनिक को भी ले जाती है साथ में। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, ग्रेट। तो बहुत से मैंने केस देखे हैं, ऐसे बहुत से केस देखे हैं मैंने, इनको मैंने एक्यूट में एक बार देखा था और क्रोनिक में मैंने कुछ नहीं दिया उसको। हाँ, लिया दिया नहीं, पैसे। सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही सेटिस्फाइड मिले हैं, जो प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली गाइड करे। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे इतने बड़े चित्र से ये बात कह रहे हैं तो मेरे लिए तो बड़ी फख्र की बात है। नहीं, प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे गाइडलाइन है ये सब। तो अब क्या करें, आज के लिए कुछ पढ़ें और एक तो केस की डिस्कस करें। टाइम है सबके पास, टाइम है सबके पास। यस हाँ सर, टाइम तो निकालेंगे आपको सीखने के लिए। अरे ऐसी बात सीखने के लिए नहीं है, सब कुछ सिखाने के लिए है। मैं भी सीख रहा हूँ आपसे, देखो कितनी कितनी अच्छी बातें बताई हैं डॉक्टर सुनील साहब ने। आपने कितना अच्छा बताया कि भाई वो कुछ नहीं ठीक हुआ तो क्या करेंगे, तो मैं भी तो सीख रहा हूँ उससे, सब लोग सीख रहे हैं। हाँ, राशि है तो क्या भाग गई है क्या छोड़ के? नहीं सर, मैं हूँ, मैं अच्छा, सुन रही हूँ सर। रहना, इधर ही रहना भाई, जाना नहीं। आप बात करें, हम एक बात बताऊं मैं आपको। डॉक्टर साहब ऐसा है, कुछ केस कर रहे हैं तो सर जी, तो मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। जैसे हम कभी हौसला नहीं करते थे कि बुजुर्ग इतना ज्यादा बड़ा हुआ वो ठीक हो सकता है। 31 बुजुर्ग पे मेरे पास एक पेशेंट आया था, जो उसकी जर्नी शुरू हुई थी, उसको 8 बुजुर्ग जब स्टार्ट हुआ था, उसके परिवार वाले मेरे पास आते रहते थे सारे। वो डेंगू में मैंने उनको बहुत बार ठीक किया हुआ था। उनका विश्वास था मेरे ऊपर कि वहां चलेगी, लेकिन उसके फादर उसको एलोपैथी हॉस्पिटल लेकर चले गए। उसको 8 बुजुर्ग जब बढ़ गया था, लोग डर जाते हैं कि होम्योपैथी वाले तो कुछ नहीं कर सकते, भाई मीठी गोली वाले हैं, इनके पास ना जाओ, ऐसा लोग बोलते हैं। कि हमने बोलना बंद करना है, कैसे करेंगे? उनको दिखा करके हमने ये केस ठीक कर दे, बस यही हमारे पास एक रास्ता है। तो एलोपैथी डॉक्टर से बहुत अच्छे कावल डॉक्टर ने हमारे इलाके के, उनके पास चला, वो मेडिसिन लेते लेते उनका 12 हो गया बिलोरुबिन। उन्होंने सोचा ये क्या, और लेते गए, थोड़े से और ट्राई किया, वो 15 हो गया, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ा तो वो पटियाला चले गए। पटियाला में जब गए तो उसका 20 तक पहुंच चुका था। पटियाला से भी ट्रीटमेंट शुरू किया, हमारे पटियाला मेडिकल कॉलेज है वहां पर, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो 20 तक पहुंचा, 20 के बाद में 25 पहुंचा, 25 में 27 तक पहुंच गया। फिर उन्होंने बोला कि ये ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकता, इसका आगे हमें टेस्ट बाहर भेजना पड़ेगा। तो मेरे को इतना ज्ञान तो नहीं है पैथोलॉजी के बारे में। कल स्मिथ साहब ने बताया था कि वो जो हेपेटाइटिस ए होता है वो तो और भी खतरनाक होता है, तो उनको हेपेटाइटिस ए निकला था। तो फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया, वो 27 से 31 पहुंच गया। तो 31 पहुंचा तो फिर मेरे पास आ गए, बोले कि आप ही कोई दवाई दे दो। बोला था है पेशेंट का, और कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो फिर एम्स में जाता, मेरे पास नहीं आता था। तो वो फिर मेरे पास आ गए, आप ही दवाई दे दो जी, ये तो बढ़ ही रहा है, उनसे तो ठीक नहीं हो रहा। मैं ठीक है, बोले बच्चा पूछता है कि मैं तो उन्हीं से दवाई दूंगा। तो मेरे पास बैठा था, मेरे पास वीडियो भी है उनकी, पर मेरे को अभी पता नहीं है कैसे दिखाते हैं उसको। इसमें मैंने डॉक्टर राशि को दिखाया था, शायद उनको याद होगा इस बात के बारे में। वो केस भी दिखाया, ठीक होने के पहले भी दिखाया था, ठीक होने के बाद में भी दिखाया मैंने उनको। तो परसों भी मेरे पास आया था। अब जो उसका जॉन्डिस है वो 1.6 है। पहले तो ये होम्योपैथी का कमाल है, सैल्यूट टू डॉक्टर एम एल सहगल,
जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि हम इतने बड़े बड़े केसेस को भी मतलब ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो अभी इसका जो जॉन्डिस था, जो बिलिरुबिन लेवल था, वो 1.6 है। ये मेरे को अच्छा लगा कि बहुत कमाल हो गया है होम्योपैथी से। ये राशि को मैंने दिखाया, इन्होंने भी बोला कि सर ये तो बड़ा कमाल हो गया। तो मैंने बोला कि ये हमारे गुरु जी की कृपा से हुआ है। वो मैं आपको उसके सिम्टम्स बता रहा हूँ कि मैंने उसको क्या दिया। जब वो मेरे पास पहले भी आया था, उसमें मैं फिलर रहा था, थोड़े से दिन मेडिसिन ली थी उसने मेरे से। उस टाइम में मेरे को याद नहीं है, मैंने उनको शायद पैराडोल दिया था या क्या दिया था। तो उसके बाद फिर वो उधर चले गए थे, उधर से फिर गड़बड़ हो गया, फिर वो मेरे पास आ गए। तो मेरे पास इधर पेशेंट बैठा था, मैंने उसको बोला कि बेटा क्या है। तो सर मेरे से ना ऐसे कर रहा था, ऐसे बैठा था। तो मैंने उसको मेडिसिन दी 30 में देने के बाद उसका जो डियाबिटिस था वो 25 आ गया 4-5 दिन में, 31 से। तो फिर वो मेरे पास आया, फिर मैंने उनको साइक्लाइक दी और फिर वेट किया हमने, वो 25 से कम नहीं हुआ। 6 दिन 9 दिन मैं 3 दिन की मेडिसिन देता हूँ, और 9 दिन भी देखा तो भी उसका वहीं पे रहा, कम नहीं हुआ। तो मैंने उसको हायर फ्रीक्वेंसी दी 200 में, बस 200 में देते ही वो नीचे डिग्रियों के हिसाब से नीचे आना शुरू हो गया। वो 25, 20 आ गया, 18 हो गया, 16 हुआ। जब भी हम 5-5 दिन के बाद चेक करवाते थे, वो करते 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 वो 5 पे आ गया, 5 के बाद 4, 3, 2, अब वो 1.6 में आ गया। और मेडिसिन एक ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है 200 की, पहले 30 दी और उसके बाद 200 की। अब रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, मेरे पास केस भी पड़ा है इसका, आपको शायद दिख जाएगा। सर 30 से 6 में क्यों नहीं गए यहाँ पे? हमें वो आपको ये है, आपको दिखेगा इसमें 10, 12 को 22 को मेरे पास है हर्षदीप सिंह, यहाँ पर शायद ये दिखेगा, इसमें लिखा हुआ है। और ये देखो मैंने इसमें ये लिखा हुआ है मेडिसिन का नाम, आज मैं बताता हूँ आपको। तो हाँ 6 क्यों नहीं दिया, 6 मैंने इसलिए नहीं दिया, ये देखो 6 हम कब क्या करते हैं कि जब तो पेशेंट ठीक होता होता उसके आगे इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो मैं जनरली ज्यादातर तो मैं अगली फ्रीक्वेंसी में जाता हूँ। और जब उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है प्रॉब्लम, फिर हम नीचे को आते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इससे कामयाब भी रहा हूँ इन बातों में। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब पेशेंट ठीक होता है तो उसके आगे इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो अगर हम 6 देते हैं तो पेशेंट खराब हो जाता है। तो ये पहले भी मैंने बताया था, 6 हमने तब देनी है कि जब उसमें कोई प्रॉब्लम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, लेकिन पेशेंट की इम्प्रूवमेंट कम हो रही थी, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, वो स्टैंड स्टिल हो रहा था। तब हम आगे की और फोर्स चाहिए उसको आगे लेकर जाने की, ये मैंने उसको दिया था। आपको मैं उसको सिम्टम बता रहा हूँ। पेशेंट ने बोला सर आप ही दवाई दीजिए, बस मैं तो आप ही से लूंगा, बस आप ही के मेरे को अच्छा लगता है। बस आपने बोला था ना कि आप ठीक हो जाओगे, बस मेरे को बस यही लगा कि आप मेरे को ठीक कर दोगे, बस बस सर मेरे से बात नहीं हो रही ना, ऐसा क्या हो सकता है इसका सिम्टम? सर लाइट डिजायर पर पॉजिटिवली है। बिल्कुल सही बोला आपने, क्या उसमें सब आपको ये लगता है ना? सही बात है, सही है। सर प्लीज रिपीट, उसने क्या बोला? पेशेंट ने बोला कि मैं आपसे ही ठीक होऊंगा, या ये बोला क्या आपसे ठीक, क्या आप ठीक कर दोगे? नहीं ये भी नहीं बोला कि मतलब बोला कि मैं तो आपसे ही ठीक होऊंगा, पहले भी आपने इतने केस ठीक किए हमारे, तो वो भी चलो उसके बाद में बोला बस मेरे को तो आप ही ठीक कर दो, मैं तो आपके पास ठीक रहूंगा, ठीक कर दूंगा। आपने बोल दिया था ना कि आप ठीक हो जाओगे, बस मेरे को लगता है कि आप ही ठीक करोगे मेरे को, तो बस अब मेरे से बोला नहीं जा रहा ऐसे। सर होपफुल
और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी पहले भी आपने केस ठीक किया था। आपने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है। और कोई लोग? सर चार्म्ड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। खैर ये भी तो बात तो बहुत अच्छी है, आपको बहुत सही है। एलेक्सिस का सिम्टम है जो आप बता रहे हो ना, हाँ एलेक्सिस। मतलब कई बार जैसे इन्होंने ये रुब्रिक बोला, चार्म स्पेल कैन नॉट ब्रेक, कई बार पेशेंट होता है ठीक नहीं हो रहा बट फिर भी क्या आप ही के पास आता रहेगा, मैं हाँ आप ठीक आपको करेंगे, तो इसमें क्या लगाएं? मैं ये दोनों बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। पहले जो डॉक्टर कौन थे जिन्होंने पूछा था कि होपफुल अल्टरनेटिव? डॉक्टर अंजू। अंजू जी, हाँ डॉक्टर अंजू, मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी चाय आ गया भाई, मैं साथ में चाय भी पीऊंगा और आपसे बात करूंगा। हाँ डॉक्टर अंजू, आपने आप जरा रिपीट कीजिएगा क्या? जी, होपफुल और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, क्योंकि मैंने पहले आपके यहाँ हाँ केस ठीक हुआ था उसका, इसलिए होपफुल और बिल्कुल सही बात ऑब्जेक्टिव। है। जब ये रूब्रिक हम वहां लगाते हैं जो पेशेंट का अपना एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो पेशेंट का अपना एक्सपीरियंस होता है, दूसरों का नहीं होता। अगर वो मेरे से ठीक हुआ होता, वो होता, तब हम ये रूब्रिक लगा सकते थे कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आपने पहले ठीक किया था। तो आपने पहले ठीक किया था, उसने बोला जहां तक तो ठीक है बात है, लेकिन जो कंप्लीशन हो गई बात की, वो उस बात से थोड़ा अलग हो गई है। वो नेचुरल मूड में आता है, जैसे पहले आपने भी ठीक किया था, अब भी मेरे को लगता है मेरे को ठीक कर दोगे, क्योंकि वो उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, इसका अपना एक्सपीरियंस नहीं था कोई भी, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं लगेगा, है ना। तो इसमें लाइट डिजायर फॉर लगेगा, और उसको लगा कि मैं इनके साथ कंफर्ट जोन में हूँ, वो क्लिंगिंग है मेरे साथ। और जो डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर साहब कौन है, इन्होंने वो बोला था, अ, अगला बोला था कुछ चार चार्म्स। वाला, डॉक्टर लता सर। सर्कल हाँ रेंजिंग डॉक्टर लता जी, जो और प्रेइंग। जी, जो लता जी जो आपने बोला है ना, वो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है आदमी का। मैं आपसे चार्म हो सकता हूँ, आप मेरे से चार्म हो सकते हैं, है ना। लेकिन वो तो मेरे पास आया ही नहीं है, मेडिसिन तो ली नहीं उसने, अभी ठीक तो हुआ नहीं ना। चार्म तब होगा जब आप उसको कोई जलवा दिखाओगे, आपको लगेगा हाँ वाह, क्या ये है चार्म, और फिर उसी के साथ अटैच हो जाता है, भाई यार बस वो क्या बात है, वो चार्म है, वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा चार्म में। ये दूसरों के बारे में बोल रहा है ना, वो भी ठीक ही है। मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, आपने ये बोला था ना कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, है ना, ये चीज है। सर प्लीज एक क्लैरिफिकेशन, अगर पेशेंट, आपने बोला क्लिंगिंग, इफ पेशेंट आता रहे हमारे पास, चाहे वो उतना बेटर नहीं हो रहा बट स्टिल पेशेंट कीप्स कमिंग कि नहीं आप ठीक कर दोगे, मतलब मुझे हाँ होप है मैं वो आपसे ही क्यों ठीक क्यों होंगी, ठीक कर ये क्या दूंगा, होएगा? उससे उससे ये पूछो कि क्यों कर दूंगा, आपको क्या लगता है कि मैं ठीक कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, एक तो ये बात है। दूसरा हम्म। बात है, अगर आपने उसको एक बार बोल दिया कि बेटा आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, वो फिर हम्म। आपसे साथ क्लिक हो जाएगा, क्योंकि उसको वो एक होप मिल गई आपसे, वो क्लिकिंग हो हाँ जाएगा, हाँ, लाइक पॉजिटिवली वाली बात लग जाएगी इसमें। ओके ओके। हाँ, एक में चार वाले की एक मेरे पास एक एग्जाम्पल बड़ी याद आ गई, अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने पूछा ना चार वाला। तो एक गाना चल रहा था हिंदी में, अ, अ, जब से देखा तो आंखें जे कहने लगी, चेहरे से हटना गवारा नहीं। वो ये शायद गाना कौन सा है मेरे को पता नहीं है, अभी थोड़ी सी लाइन मेरी याद आ गई, वो है चार, वो चार है। जब से देखा ना आपको, बस वही चेहरा सामने है, वही चीज है, ये चार। जी, और कोई बात हो तो फिर तो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ आपको कैसे ठीक किया हमने इसको। हाँ जी,
और कोई एडिशन करेगा इसमें? हेलो डॉक्टर सुनील। हाँ सर। सर तौर पर तौर पर हाँ, वो बात हाँ करने से यस बिल्कुल बोला नहीं जाता। यस, तौर पर बिल्कुल जलसेमियम आप सही है जी। जलसेमियम हाँ हाँ जलसेमियम बिल्कुल डेफिनेटली। पहले मैंने उसको जर्सी कहीं तेरे को मैंने बता तो नहीं दिया था कि मैंने नहीं जर्सी सर, लिया? नहीं नहीं सर, था। नहीं। ओके ओके, कॉपी तो नहीं कर रही? सर इसमें एक ये भी हो सकता है ना, कैरिड ओवर सोल्जर करके जो रूब्रिक है जलसीमियम का, हाँ ये भी लिया जाए, आप ही हाँ ठीक करो। हाँ यार ये हो सकता है, लेकिन मैंने तो वही सोचा नहीं। आपने तो बहुत अच्छा रूब्रिक बताया मेरे को, पर मेरे को ये लगता है ना उसमें उसके थोड़े एक्सप्रेशन अलग से आएंगे फिर, जो शोल्डर में उठना चाहेगा आपके। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, शोल्डर बड़ी बात ही है भाई। वो तो बोलता है मेरे को उठाई दो। शोल्डर पे कौन चढ़ेगा? जिसके अंदर हिम्मत नहीं होगी वही चढ़ेगा ना शोल्डर के ऊपर। अपने पे तो हिम्मत नहीं है, आप ही उठा के ले चलो। बहुत अच्छा रूब्रिक बताया डॉक्टर संजय जी आपने। बस मैंने तो यही रूब्रिक लगाए थे, टॉर्पड, कंफ्यूजन ऑफ द मसल, डू नॉट ओबे द मसल, ऐसे लाइट डिजायर पॉजिटिवली। आपने बोला ना मैं आपको ठीक कर दूंगा, बस मेरे को लगता है कि आप ठीक कर दोगे। लाइट डिजायर पॉजिटिवली। तो और कुछ मैंने उसको जज से पहले 30 दिया था, उसके बाद 200 दिया। अब 200 ऐसे लगता है। लास्ट पेज का आउटलुक है जो मैंने डॉक्टर राशि को दिखाया था एक दिन, इनको पता है, इसकी वीडियो भी है मेरे पास। पेशेंट इतना सुंदर हो गया है, उसको देख करके बड़ा मजा आता है देख के होम्योपैथी क्या कमाल कर सकती है। इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है बच्चा। हाँ जी, ठीक लगा उस केस आपको? बहुत अच्छा। जी सर। और करें बात कोई इस देखिए कोई? टाइम है क्या, जाना है सबने? ये टाइम है। चलो एक आध केस और देख लेते हैं ना। मेरे याद तो नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ कौन सा से देखूं क्या। सर ये जो जलसेमियम का आपने बताया जी वो परसों मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया। जी सुबह सडनली बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी, बहुत ही पेन होने लगा, इन बैक पेन, मसल पेन, बहुत सडनली, देयर इज नो रीज़न। और पूरे दिन भर सिर्फ मैं पानी पीता रहा टू मेंटेन द एनर्जी। लेकिन वो जो आपने जो बताया था कि एनर्जी लेवल और क्या आपको हो रहा है, बस वही एक्सपीरियंस करता रहा। तो जो आपने अभी बोला उसमें ऐसे था कि बहुत बहुत ही तकलीफ है, ये एक फीलिंग था। दूसरा था कि कुछ रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करना जाना है, कुछ बैंक के काम करने जाना है, लेकिन नहीं हो रहा है। मतलब उठा तो नहीं जाए, ये सब करने की इच्छा तो है लेकिन नहीं हो रहा है। हाँ वही है ना, जाना है लेकिन जाया नहीं जा रहा, जाया नहीं जाता है। वही तो मसल अवे नहीं कर रहे, मन कह रहा है कि जाना है हमने। सही। तो ये कैसे, तो वो जलसेमियम सही तरीके से दिमाग में आई। जलसेमियम के 3 डोसेस लिए, लेकिन वो 200 के लिए। हाँ कोई बात नहीं है, कब यही लिए तो एक्शन देखो उसका क्या होता है। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद जो एनर्जी चेंज महसूस की है मैंने, तब ऐसे लगा कि मैं तो अभी रूब्रिक पढ़ रहा हूँ, मटेरिया मेडिका पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो आपने पेशेंट्स की एनर्जी लेवल को जो इतने सालों से एक्सपीरियंस किया है, उसमें आपने क्या क्या, ब्रायनिया की एनर्जी क्या होगी, जलसेमियम की क्या होगी, नाइट्रम म्यूर की क्या होगी, ये आपका एक्सपीरियंस वो शेयर करो बस। ये एक कि
क्या हो सकता है? हाँ देखो, सबसे पहले बड़ी बड़ी बात तो यही है कि कुछ भी आप करते हो होम्योपैथी में, बाकी में तो एलोपैथी में भी ऐसे ही होना चाहिए, पर वो लोग कंसिडर नहीं करते इस बात को। हाँ हाँ तो क्या करना है कि एनर्जी लेवल सबसे बड़ी बात है। एनर्जी लेवल वास्तव में है क्या चीज, जिसको हम पहले वाइटल फोर्स बोलते हैं, या हमारा अंदर का इम्यून सिस्टम बोलते हैं, हमारी इम्यूनिटी है, ये वो सब कुछ एनर्जी लेवल में ही आ जाता है। एनर्जी लेवल एक वही शक्ति है जो हमारी बॉडी को चला रही है। आप इसको आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, जो मर्जी बोलो, है ना। तो यही एनर्जी लेवल है हमारा। जब वो बढ़ेगा, इसका मतलब वो एनर्जी लेवल हमारी बॉडी को ठीक करने में लग गया। ये कंफर्मेशन है इस बात की। कुछ भी बड़ी करने की जरूरत नहीं, आपका शुगर भी नीचे आएगा, आपका बीपी भी नीचे आएगा, आपका सब कुछ नीचे आएगा। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक मेरे पास अभी करें, एक और करें, कोई हाँ क्वेश्चन हाँ पूछना? हाँ, केस करें ना, क्वेश्चन करने तो नहीं। जी सर। हाँ, और एक केस मेरे पास आया था, उसका जो प्रोस्टेट का साइज था ना, वो बड़ा हुआ था 64। हाँ 64। तो समीर साहब, आप तो पैथोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मेरे को तो आती नहीं है। ज्यादा होता है ना 64? हाँ हाँ पक्का, काफी होता है ना। काफी होता है। तो 64 में मेरे पास आ गया, तो मेरे पास आके बोला, भाई जी आपसे ये मेडिसिन मेरे को दो, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 64 ज्यादा है, उसका जो हमारा जो पोस्ट यूरिन वॉल्यूम होता है ना, वो भी ज्यादा था उसमें, काफी ज्यादा था। तो ठीक है, आपने इतना हौसला कैसे किया? आप एलोपैथी मेडिसिन से मेडिसिन ले रहे हो, तो उन्होंने बोला कि इसको अब थोड़े से देख लो, नहीं तो ऑपरेट करना पड़ेगा। उन्होंने कैथेटर लगा हुआ था, हाथ में पकड़ा हुआ था, कैथेटर पकड़ा हुआ हाथ में, दो आदमी उसको पकड़ के लेकर आ रहे थे। काफी वीकनेस थी उनको, उनकी एज 64-65 के करीब। तो बैठे मेरे पास आकर के, आपने ये हौसला कैसे किया? सर मैंने बहुत बार देखा है, जो आपके पास वो कैथेटर लगे हुए आते थे, लेकिन कैथेटर फेंक के चले जाते थे। तो मैंने सोचा मैं भी आपसे ही मेडिसिन, ये उनका सिम्टम था, बस आप ठीक कर दीजिए। मैं कहा ये पक्का नहीं है कि मैं आपको ठीक कर सकूंगा, मैं कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, मेरे को लगता है आप ठीक ही कर दोगे, बस आप ट्राई कोशिश करो। मैं भी कोशिश ही करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अब उनका साइज जो कैथेटर, तो हमने तीसरे दिन ही उतार दिया था, दूसरे दिन ही उतार दिया था, दूसरे दिन। अब उसको यूरिन भी प्रॉपर आ रहा है, कुछ भी नहीं दिक्कत है, लेकिन प्रोस्टेट का जो साइज है ना, वो मेरे ख्याल है 30 के करीब आ गया। क्या बात। और इस एज में तकरीबन 30 भी रह जाएगा तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल में। पैथोलॉजी के बारे में आपको ज्यादा पता होगा, तो आगे भी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। और उसको मैंने मेडिसिन रिपीट नहीं किया अभी, वही रोज चल रही है उसको। बस यही सिम्टम्स है जो आपके सामने मैंने शेयर किया आपके साथ। क्या हो सकता है ये? डॉक्टर अंजू है आप यहाँ पे? भाग गई? नहीं हूँ सर। अच्छा। मैं सर ध्यान से सुन नहीं पाई, इस बीच में फोन आ गया मेरा तो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। पेशेंट आया था, प्रोस्टेट बहुत बड़ा हुआ था, 64 के करीब साइज था उसका, 64, और पोस्ट यूरिन वॉल्यूम में वो भी ज्यादा था। तो इतना साइज बड़ा था, यूरिन नहीं पास हो रहा था, कैथेटर लगा हुआ था। मेरे पास है, आप सब ठीक कर दो। तो ओके, कैसे आपका इतना हौसला कैसे हुआ, मेरे पास कैसे आए? बोला कि सर मैंने देखा है कि आपके पास जो कैथेटर लगे हुए पेशेंट आते थे, वो कैथेटर उतार के चले जाते, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बस यही बोला। आप कोशिश करो, बस मैं भी देखा, मैंने सोचा कि मैं एक बार तो देखूं तो सही ना। ठीक है, देख लेते हैं, बस मेडिसिन दे दिया। इसमें सर सुपरस्टिशियस भी है, सुपरस्टिशन और क्रूडुलस भी है। हाँ सर, बेलाडोना and superstition, belladonna. क्रूडुलस भी है। यही थी मेरे। गैम्बलिंग हो गया ना, हम भी ट्राई करके देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, कर ले
तो सुपर सीसी से लोगों को देखा हमने, कोई जरूरत तो नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो बस, और रेगुलस भी है, इतना ज्यादा उसने वो नहीं किया, तो बस उसको मैंने डोनेट दी थी। तो उसकी वीकनेस मेरा एकदम अब बड़े अच्छे से आते हैं, वो पूरा सूट वूट पहना हुआ होता है, तो बहुत अच्छे से आते हैं। अब 35 के करीब है उसका, 30 के करीब, तो नीचे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा प्रोस्टेट। तो ये होम टच में डॉक्टर सहगल का ही कमाल तो है ना, पहले हम कितना ऐसा डेयर करते थे ऐसे केसों में देखने। जी ठीक लगा? यस सर, बस बात बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आपको सबको पता है कि बेलेडोना से ठीक होता है, ये से ठीक होता है, वो ठीक होता है, ये रूब्रिक लगती है, वो लगती है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है उसको आप संभाल लो बस। जो मैंने एक्सप्रेशन बताया ये काम है। और एक जी सर। और एक केस और जाना है मेरे को, बताऊं? हाँ, बड़ा सीरियस केस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनका भी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, लेकिन एज ज्यादा नहीं है, 52 की एज है उनकी, सॉरी 52 भी नहीं है, 50 के करीब है। तो बहुत दिन से, और एलोपैथी मेडिसिन के बारे में मेरे को पता नहीं है, उन्होंने बोला पता नहीं कुछ डायबिटीज की कोई मेडिसिन होती है, 1000 बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या होता है वो, मेरे को शायद डॉक्टर समीर साहब को पता होगा, इन्होंने देखा होगा। तो 1000 कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, नाम है कुछ मेडिसिन का नाम है। वो नहीं रहा था वो काफी देर से, और उनका शुगर फिर भी नीचे नहीं आया था, और प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ था, और काफी, और पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत रह रही थी उनको, और वीकनेस थी, उनका इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो रहा था, और उनका सेवन बनना बंद हो गया था, इजैकुलेशन बिल्कुल ही बंद हो गई थी, और तो उसके टाइम के ऊपर ड्यूरिंग इजैकुलेशन को सीवियर पेन होता था, ये उसके सिम्पटम थे। और डॉक्टर ने बोला कि जो हम प्रोस्टेट को कम करने की ये दवाई देते हैं आपको, ये उससे हो रहा है। क्यों डॉक्टर समीर साहब, ऐसे होता होगा? हाँ, टैमसिलोसिन की वजह से होता है। हाँ, तो वो सिम्टम उनके डेवलप हो रहे थे, और पीएसए भी थोड़ा सा रेंज हो रहा था उसका। तो वो जूनियर इंजीनियर है, तो उनको मैंने मेडिसिन दी थी। मेरे पास वो आए आकर के ऐसे बैठ के कि आप ये मेरे को दिक्कत है कि डॉक्टर साहब ये कैसे रहेगा, कि मेरे को ट्रीटमेंट दो आप। मैं कहा क्यों? तो आपने इतने सीरियस केस में मेरे पास आने का हौसला कैसे किया? बोले कि सर वो आपको याद होगा शायद, मैं रात को एक बार आपके घर आया था बेटे को लेकर, उसका डेंगू आपने मॉर्निंग तक ठीक कर दिया था, वो तो जाते जाते ठीक होना शुरू हो गया था। तो मैंने सोचा कि शायद मैं भी ठीक हो जाऊँ। तो अच्छा, तो हाँ डॉक्टर साहब, बात ये है कि वैसे तो मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, चलो देखी जाएगी क्या होता है, मैं इसकी टेंशन तो नहीं इतनी ज्यादा लेता, पर फिर भी डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये मेडिसिन वगैरह जो मैं ले रहा हूँ ना, मैं इसको कैसे करूँ, छोड़ू कैसे करूँ? मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं ना, उसने मेरे को बोला था, तो लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, उसने ये बोला था, मेरे पास नंबर नहीं आपका लिखा हुआ है, कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। उसका मतलब यही था, उसने बोला कि कहीं और ही प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, कि हाँ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, अब मेरे को जाना कहीं कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। मैं क्या कोई बात नहीं है, आपको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। मैंने 3 दिन की मेडिसिन दी, तो 3 दिन में आए, तो बुरे के साथ मेरे को जो पहले से जो बड़ा बैक पेन था जो, और चेस्ट में पेन हो रहा था, उनको चेस्ट में पेन हो रहा था उस टाइम में, काफी पेन हो रहा था चेस्ट में, लेफ्ट साइड में। उनको कभी कभी ये भी लगता था कि कहीं मेरे को हार्ट की कोई दिक्कत ना हो, या कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसी उसमें कमी आनी शुरू हो गई। फिर 3 दिन के बाद में फिर बुलाया, फिर 3 दिन के बाद बुलाया, तो वो पेशेंट का शुगर लेवल काफी डाउन हो गया। उन्होंने वो जो मेडिसिन पहले ले रहे थे वो 500 में कर दी, तो वो डीएमसी से चेक करवाने गए, वहां से ट्रीटमेंट चल रहा था। वो डॉक्टर ने बोला कि आप अब टेस्ट देके आप आपको 500 कर दो। उन्होंने वो 500 तो हमने पहले कर दी थी,
डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि अब 500 कर दूंगा, तो अब शुगर लेवल और भी नीचे आ रहा है आपका, तकरीबन काफी नीचे आ गया पहले से। वो प्रॉपर मेरे को पता नहीं है, मैं कभी रिकॉर्ड दूंगा आपको। ये केस था और बहुत ही अच्छा, वो इजैकुलेशन का जो पेन था वो बिल्कुल चला गया और सेमन की जो बनना शुरू हो गया उनका। उन्होंने बोला कि सर प्रॉपर इजैकुलेशन हो रहा है और पेन बिल्कुल नहीं। सर बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, कैसे? क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि वो मेडिसिन नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि आगे कहीं कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। सर ये भी हो सकता है भाई, नहीं मैंने उन्हें बोला ना कि कॉम्प्लिकेशन ना कोई आ जाए, मैंने कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में दिया, कहीं और ही कॉम्प्लिकेशन आ जाए। फियर पेन ऑफ सर, कहीं और तकलीफ बढ़ ना जाए। तकलीफ नहीं बोला मैंने, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो सर एक्स्ट्रा वेजेस वो सफरिंग हो सकता है, जैसे डॉक्टर अर्जुन ने बोला ये सारी चीजें आसपास है, लेकिन हमने प्रॉपर जाना है वहां पे। सफरिंग भी है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि कभी कोई हम इसी बात में हम उल्ट ना जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, इंजन बिन भी इसके आसपास ही आ जाएगा कि कोई ऐसी बात ना, लेकिन इंजन का वो सीधा बोलेगा ना कि कोई तकलीफ में ऐसा ना कुछ हो जाए। हाँ इंजन का जो पिन पॉइंट हो जाएगी बात, फिर उसने कॉम्प्लिकेशन बोल दिया टोटली। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि कहीं आप कहीं उलझ ही ना जाए, कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है। उलझना समझते आप, मेरे को हिंदी कम आती है ना, कि कॉम्प्लिकेशन को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन को? उलझन सर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि कहीं हम उलझ ना जाए किसी बात में। जी हाँ, आपने सही कहा। उन्होंने यही बोला था, मैंने इसी को मेन लिया। और दूसरा बेटे को दवाई लेकर आया था, डेंगू आपने शाम को ठीक कर दिया था, तो सर सुपरस्टिशियस हो जाए। हाँ बिल्कुल। और वैसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल यहाँ पर हम तब लगाते हैं जब पेशेंट का अपना एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो भी उसका अपना ही बन गया क्योंकि उसके सामने बिल्कुल एग्जैक्टली उनके सामने ये ठीक हुआ। और कभी कभी वो केयर भी नहीं करती जब हमारी, बोलते चल कोई बात नहीं देखी जाएगी जो हुआ ऐसा। फ्रेबुलस। हाँ मेरे ख्याल आप 3 लोग ही क्लास में, नहीं? क्या हाँ जी, और क्या हो सकता है? ये स्टेज अल्टरनेट हो रही है सर इनकी, कभी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए बोल रहे, कभी कभी मैं ध्यान भी नहीं देता ऐसे बोल रहे। कभी कभी इतना तो मैं फिक्र करता नहीं हूँ, और दूसरा हाँ। बोलते हैं कि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन मान आ जाए, बस तो ये स्टेज 2 बातों के अंदर ही इसकी पर्सनैलिटी अल्टरनेट। हाँ अल्टरनेट। हाँ जी, अल्टरनेटिव भी कह सकते हो आप, लेकिन देखो मैं प्रभाव भी कभी करता हूँ तो हाँ, लेकिन ये बात है कि कहीं उल्ट ना जाए हम किसी बात में, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए कोई। तो एक तो फ्रेगनेस है सर, डाउटफुल लिया जाएगा क्या? डाउटफुल? अरे बेटा सीधी बात है ना, वो तो सीधी बात ही बोल रहे हैं, हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, क्या है, फियर बीइंग बेट्रेड है ना, कहीं कुछ और ही ना हो जाए भाई, ऐसे ही ना कुछ हो जाए। सर क्या बोला रुब्लिक, क्या बोला? फियर ऑफ बीइंग बेट्रेड है, बिट्रेड फियर है ना, बिट्रेड का फियर है। कभी कुछ ऐसा ही ना उठ जाए, हम कहीं और ही कुछ हो जाए। Fear betrayed of being sir. हाँ, और सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस पता क्या है? वैसे डॉक्टर राशि ने पहले बोला था ना कि बेड में जाए तो अगर वो बेड में रहना चाहता था ना तो बेड से नहीं छेती देता, वो तो वहीं रहेगा।
वो तो आया है ना, रिस्क नहीं लिया उसने। हायर सेंस में, और मैंने इसको रेफरेंस दिया और 30 में दिया हुआ है और कुछ भी रिपीट वगैरह नहीं किया। बहुत ही अच्छा चल रहा है केस, बहुत अच्छा। कभी जब आएंगे तो शायद बात भी करवाएंगे आपसे। तो लेक्सिस दिया हुआ मैंने इसको। हायर सेंस में और लेक्सिस में एक बड़ा डिफरेंस, भारी डिफरेंस है कि वो रेस्टलेस है, वो बेड पे जाना चाहता है। लेक्सिस कभी बेड पे नहीं जाएगा और हायर सेंस बेड से आएगा नहीं, वो जाएगा नहीं, वो आएगा नहीं, वो बैठेगा नहीं, वो उठेगा नहीं। हायर सेंस में केसिस जाएगा नहीं और हायोसैमस आएगा नहीं बेड से, आएगा नहीं बेड से, है ना। जी सर। और दूसरा लेक्सिस बैठेगा नहीं, हायर सेंस उठेगा नहीं। वो बेड में रहना चाहेगा, वो रेस्टलेस है, सिट कैन नॉट है। तो हायर सेंस में जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है, टॉपर में भी है वो, और जो लेक्सिस है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वो रेस्टलेस होता है। कर ये तो बातें समझने की है, लेकिन हमने तो रूब्रिक के साथ जाना है। और उसने पेन बताया था ना कि पेन इधर बहुत ज्यादा पेन होता है, इधर होता है, ये होता है। वो इंजन पेन डालेंगे तो आप एक ही लेक्सिस आ जाएगी उसमें। आप तीनों रूब्रिक डाल के देखो, लेक्सिस बन गया, है ना? और लेक्सिस का बहुत ही कमाल का हमें रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा। एक हाँ, एक डॉक्टर स्मिथ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमारे पास एनर्जी के केस आते हैं ना, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पर भी एनर्जी के बहुत ज्यादा केस होते थे। इधर हमारे पंजाब में भी डस्ट वगैरह बहुत है, ये है। जब जो सीजन होता है, इसका फसल का कंट्रीब्यूशन होती है, वो ज्यादा रहता है ना। तो जनरली पेशेंट का जो होता है ना, ये तो सर आजकल ना इतना मौसम खराब है ना, इस खराब मौसम में बहुत मुश्किल हो जाती है। ये एक ही रूब्रिक आप वहां पर जरूर लगाइएगा, डिलूजन इंजन बीन सराउंडिंग बाय, ये डस्ट है, ये वो है, ये वो है, धूप है, सर्दी है, वो है, जो चीज मौसम से पीड़ित हो रहा है ना आदमी, या वेदर से होता है, वो होता है। ये सराउंडिंग इंजरी में मैं देख करके देखा है इसको, आप लगा के देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। उससे तकलीफ हो रही है इसको। ठीक है, इजाजत लीजिए, बहुत है आज के लिए। सर बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल। पोटेंसी की तो इतनी क्लैरिटी हुई है, वही सब कुछ वेरी लोगों वेरी का है। ब्यूटीफुल। डॉक्टर राजीव शर्मा जी आज नहीं आते हमारी क्लास में, जी है ना। जी जी सर, हायोसैमस और लेक्सिस का कंफ्यूजन बहुत अच्छे से दूर हो गया। अनीता मैम, एक बार समीर सर से आपको मिलवा देते हैं आज। अच्छा सर एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, तो मैम भी अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं, सब लोग मिल लेते हैं एक बार। जी जरूर। मैं ऑफ करूं क्या? मैं ऑफ करूं? नहीं सर आप तो ऑन ही रखिए। नहीं सर सर समीर सर आपसे ना अनीता मैम मिलने के लिए बहुत महीनों से कह रही थी, तो आज वो दिन आ गया। अच्छा मैंने तो पता नहीं कैसे अटेंड कर लिया आज, मुझे तो पता ही नहीं था, राशि ने फोन कर दिया और हो गया।
अच्छा, काफी काफी कुछ क्वेरीज थी, सर ने काफी प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छी हाँ, तरह से बहुत गाइड किया है। प्रैक्टिकल, आज का तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था, विच एवरी वर्ड एवरी लाइन वी कैन अप्लाई। राइट राइट। आपने मेरे को क्यों नहीं बताया, मैं भी चेक करता। अगर रिकॉर्डिंग है तो मेरे को भेजना, मैं भी सुनूंगा। नहीं, पता नहीं इसकी रिकॉर्डिंग राशि होती है क्या? हो गई मैम, हो गई, पूरी रिकॉर्डिंग हो गई है। कल रात के सेशन की भी लेकिन ना रिकॉर्डिंग हुई है उसको पूरी। ग्रुप में मैंने अभी देखा, क्योंकि मधु का फोन आया था, सबको पता नहीं था कि ये टेलीग्राम डाउनलोड करके फिर आएगा। कई लोग आई थिंक ट्राई कर रहे थे तो उनका हुआ नहीं। रिकॉर्डिंग भेज देंगे मैम। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजना मुझे। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग अगर पढ़ी होगी ना वो भी दे देना सबको, ना मेरे को भी दे देना। मैं भी देखूं कि मैंने क्या क्या गलत बोला है, आगे को नहीं बोलूंगा। सर यूट्यूब पे भी पुराने तो सारे वीडियोस हैं ना? 2-3 केस जो पिछले बार हुए थे वो शायद पता नहीं दर्शक को पता होगा रिकॉर्डिंग नहीं हुए कि नहीं हुए। हाँ, पिछली हाँ, सब हुई है मैम, सब है, सब है। सब है। को डाल देना बेटे आप, है ना? ठीक है सर। ओके, चले। ओके, थैंक यू सो नमस्कार। मच। थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir. नमस्कार। ओके, थैंक यू सर। प्रणाम सर। नमस्ते, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।